सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉवेल्स का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। रुको रुको रुको, इस पार्ट को स्किप मत करना। आपको पता है इतनी लंबी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पल खास है। और हाँ, मैजेस्टिक मर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। क्या एल्डर ने एल्डर किहान से पहले मुलाकात की है? छोटू ने अपने सामने खड़े मुदित की ओर आश्चर्य से देखा। हाँ, मुदित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी नजरें छोटू पर टिकीं और वह हंसते हुए बोले, मैंने कभी नहीं देखा कि वह किसी युवा पीढ़ी के व्यक्ति को इतना महत्व देते हैं। छोटे लड़के, लगता है तुम कुछ खास हो। छोटू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह नहीं जानते थे कि किहान ने उनकी कैसी प्रशंसा की थी, लेकिन वह उनके प्रति आभारी थे। अगर वह यूनिक डेवल सिटी में स्थान फाड़कर मदद नहीं करते तो शायद मीरंश दल के 3 सेक्ट मास्टर्स के हाथों से उनके 2 भाइयों और खुद के लिए बच निकलना असंभव होता। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह यह कर्ज जरूर चुकाएंगे। हालांकि वह जानते थे कि किहान पहले से ही इस दुनिया में एक शिखर स्तर का अस्तित्व है। छोटू को विश्वास था कि वह भी एक दिन उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। उन्हें केवल समय की जरूरत थी। तीसरे दादाजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? नायरा ने पूछा। छोटी लड़की, यह सब तुम्हारी वजह से है। पहले मुझे खूनी शार्क दल के बारे में कुछ जानकारी मिली। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, इसलिए देखने आ गया। मुदित ने असहायता से कहा। वे खूनी शार्क दल के बदबूदार शार्क मुझे ढूंढने में कामयाब रहे और उस लावार नामक बूढ़े आदमी ने मुझ पर एक सील लगा दी। अगर भाई छोटू ने मदद नहीं की होती तो मैं उन लोगों के हाथों में पड़ जाती, नायरा ने गुस्से में कहा। मुदित की आंखों में यह सुनते ही एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने नायरा के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, लावार खां, चिंता मत करो, तीसरे दादाजी खुद उस व्यक्ति से निपटेगा। खूनी शार्क दल तो अब सच में हद से आगे बढ़ रहा है। वे मेरी अमर संत व्हेल दल के सदस्य को छूने की भी हिम्मत करते हैं। लगता है उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन छोटी लड़की, तुम्हारे जैसे किसी के लिए बाहर रहना सचमुच खतरनाक है। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नायरा ने तेजी से अपना सिर हिलाया, जैसे कोई झुनझुना बजा रही हो। उसका छोटा चेहरा असंतोष और विरोध से भरा हुआ था। मुदित असहाय थे और केवल उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नायरा पहले ही अपना मन बना चुकी थी। छोटू को उनके बीच हो रही बहस थोड़ी हास्यास्पद लगी। वह सिर हिलाते हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। कुछ मिनटों तक बहस चली। इसके बाद छोटू ने देखा कि मुदित असहायता से मुस्कुराते हुए नायरा को पकड़े हुए नीचे आ रहे थे। दोस्त ध्रुव, यह लड़की आपके साथ यात्रा करने की जिद कर रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसकी देखभाल करेंगे, मुदित ने मुस्कुराते हुए छोटू से कहा। छोटू कुछ देर के लिए चौंक गए। इसके बाद उन्होंने नायरा की ओर देखा। वह लगातार अपनी आंखों से उन्हें कोई संकेत देने की कोशिश कर रही थी। छोटू ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर मुदित, आप बहुत विनम्र हैं। नायरा और मैं दोस्त हैं। अगर वह सच में मेरे साथ यात्रा करना चाहती है और आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मुझे पहले से ही धन्यवाद देना होगा, मुदित ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मुझे किहान से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है और मुझे उनके साथ कुछ काम करना है, इसलिए मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता। छोटू ने सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक थे कि ये शीर्ष विशेषज्ञ क्या योजना बना रहे थे, उन्होंने और अधिक सवाल नहीं किया। मैंने नायरा से सुना कि आप दोनों बिजली समुद्र क्षेत्र जा रहे हैं, मुदित ने विषय बदलते हुए पूछा। हाँ, हमने असुरी वायु गुफा से एक सिल्वर टावर छीना है। यह किसी पुनर्जन्म रैंक एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई गुफा की चाबी प्रतीत होती है। हम वहां जाकर देखना चाहते हैं कि हमें कोई सौभाग्य मिलता है या नहीं, छोटू ने मुस्कुराते हुए बिना कुछ छुपाए उत्तर दिया। बिजली समुद्र क्षेत्र वास्तव में थोड़ा अद्वितीय है।
यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वहां सच में किसी पुनर्जन्म रैंक एक्सपर्ट की गुफा हो सकती है। मुदित ने कुछ पलों के लिए सोचा और टिप्पणी की, क्या एल्डर मुदित बिजली समुद्र क्षेत्र के बारे में जानते हैं? छोटू थोड़ा चौंक गए। आखिरकार यह एक अज्ञात समुद्री क्षेत्र था और बहुत कम लोग इसके स्थान से परिचित थे। अन्यथा गुफा की बात हाल ही में ही क्यों फैलती? हम समुद्री दानव क्षेत्र के लोग हैं और हमारे लिए इस दैत्यों का सागर में रास्ता खोजना आप इंसानों से कहीं अधिक आसान है। क्यों न एल्डर मुदित हमारे साथ चलें? आपके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ शायद कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, छोटू ने मजाक में कहा। मुदित यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे बिजली समुद्र क्षेत्र के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं कभी अंदर नहीं गया। ऐसा लगता है कि उस समुद्री क्षेत्र पर एक सील है। जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते। छोटू थोड़ा हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि बिजली समुद्री क्षेत्र में ऐसी कोई सीमा होगी। हालांकि यह उनके लिए अच्छा ही था। अगर उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली होते तो शायद उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। थंडरबोल्ट प्राचीन निशान की तो बात ही छोड़ दें। मेरी जानकारी के अनुसार गुफा की चाबी के रूप में कुल 3 सिल्वर टावर्स हैं। एक आपके पास है और बाकी 2 अन्य समुद्री क्षेत्र में देखे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके भी मालिक हैं। मुदित ने कहा, ओह, उन्हें किसने प्राप्त किया है? छोटू ने पूछा। उन्हें अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत थी। रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट, मुदित ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। ये दैत्यों का सागर में काफी शक्तिशाली गुट हैं। ऐसा लगता है कि केव से हिस्सा हासिल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। रहस्यमय आसमानी दल, 9 सरीन गेट। छोटू की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। भले ही वह हाल ही में दैत्यों का सागर में आया था, उसने इन 2 शक्तिशाली दलों के नामों के बारे में पहले ही सुन रखा था। ये दैत्यों का सागर में ओवरलोड्स माने जाते थे और असुरी वायु गुफा से कहीं ज्यादा मजबूत थे। यह सच में थोड़ा परेशान करने वाला है। लेकिन क्योंकि बिजली समुद्र क्षेत्र उन अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकता है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पास वाकई साहस है। यही कारण है कि किहान ने तुम्हारी इतनी उच्च प्रशंसा की है। मुदित ने हंसते हुए कहा। वह छोटू की हिम्मत और निडरता से प्रभावित दिखाई दिया। मैं तुम दोनों के साथ थोड़ी दूरी तक जाऊंगा, नहीं तो वह वुवान वापस आ सकता है। मुदित ने नीले आसमान की ओर देखते हुए घोषणा की। इस मामले में हमें आपके कष्ट के लिए धन्यवाद देना होगा, एल्डर। छोटू ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। मुदित की उपस्थिति के कारण अब वुवान की चिंता उसे नहीं सताएगी। यह बात उसे काफी राहत दे रही थी। हालांकि छोटू यह जानता था कि मुदित उनके रक्षक बनने को तैयार हुआ है। यह ज्यादातर नायरा के कारण था, लेकिन मुदित का उससे दोस्ताना व्यवहार छोटू को अच्छा लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। छपाक। महाभेल ने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी विशालकाय देह लहरों को तोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ी। कभी कभी वेल की पीठ से हंसी की आवाजें सुनाई देती। रात धीरे धीरे आ गई और अंधेरे आसमान में तारे चमकने लगे। नायरा फिर से विशाल वेल पर मीठी नींद में सो रही थी, जबकि छोटू शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर निर्वाण शक्ति की लहरें बाढ़ की तरह उमड़ रही थीं। उसकी हथेली में एक चमकदार हरे रंग की बूंद धीरे धीरे घूम रही थी। यह मुख्य जन्मसार थी। शू। मुख्य जन्मसार धीरे धीरे छोटू की हथेली में समा गई। उसी क्षण घनी जीवन शक्ति चारों ओर फैलने लगी। हरे रंग की चमक छोटू के हाथ से होकर उसके शरीर में समा गई, जिससे उसका शरीर किसी जीवन से भरे वृक्ष जैसा लगने लगा। जीवन शक्ति के शरीर में प्रवेश करते ही छोटू के शरीर में निर्वाण शक्ति अभूतपूर्व गति से बढ़ने लगा। हालांकि यह अजीब था कि निर्वाण शक्ति में इतनी तीव्र वृद्धि के बावजूद उसमें जरा भी सतीपन नहीं था। क्या मजबूत नींद है।
मुदित का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने रहस्यमयी वेल पर बैठे आसमान की ओर देखते हुए छोटू को देखा। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य झलक रहा था। आमतौर पर जब किसी के निर्वाण शक्ति में इतनी तीव्रता से वृद्धि होती है तो उसमें थोड़ी सतीपन आ जाती है, लेकिन छोटू के निर्वाण शक्ति में स्थिरता बनी हुई थी, भले ही यह तेजी से बढ़ रहा था। मुदित के निरीक्षण के दौरान जीवन शक्ति धीरे धीरे छोटू के निर्वाण शक्ति में पूरी तरह से समाहित हो गई। हालांकि छोटू अभी भी चरम के परम जीव रैंक तक नहीं पहुंच सका था। यह स्पष्ट था कि भले ही वह शुरुआती परम जीव रैंक के शिखर तक पहुंच चुका था, लेकिन केवल एक मुख्य जन्मसार पर निर्भर रहते हुए वह पड़ाव पार नहीं कर सकता था। लगता है वह अभी भी एक कदम पीछे है। मुदित ने छोटू के शरीर से कमजोर पड़ते निर्वाण शक्ति की तरंगों को देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, छोटे लड़के, क्योंकि मैंने तुमसे नायरा का ख्याल रखने को कहा है, मैं तुम्हें आज एक तोहफा दूंगा। मुदित ने अपने हाथ बढ़ाए और घनी जीवन शक्ति उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई। कुछ क्षण बाद यह जीवन शक्ति एक अंगूठे के आकार के क्रिस्टल में बदल गई। क्रिस्टल के अंदर अत्यधिक शुद्ध और शक्तिशाली जीवन शक्ति भरी हुई थी। इसकी ताकत मुख्य जन्मसार से कहीं अधिक थी। स्पष्ट रूप से मुदित का यह हस्तक्षेप साधारण नहीं था। जीवन शक्ति क्रिस्टल तैयार हुआ। इसके बाद मुदित ने अपनी उंगली से इसे फ्लिक किया। वह सफेद रोशनी का टुकड़ा बनकर सीधे छोटू के शरीर में समा गया। बस जैसे ही क्रिस्टल छोटू के शरीर में समाया, उसका शरीर अचानक कांप उठा। वह निर्वाण शक्ति जो पहले कमजोर हो रही थी, अब और भी अधिक तीव्रता के साथ फैलने लगी। बैंग बैंग, महान निर्वाण शक्ति चारों ओर उठी और छोटू के चारों ओर घूमने लगी। जैसे जैसे निर्वाण शक्ति आपस में टकरा रही थी, वह गहरी गूंजती ध्वनि उत्पन्न कर रही थी जो समुद्र की सतह के पार दूर तक फैल रही थी। छोटू के शरीर से हल्की सफेद रोशनी उठ रही थी। इस सफेद रोशनी में निहित जीवन शक्ति मुख्य जन्मसार की जीवन शक्ति से भी अधिक शुद्ध थी। निर्वाण शक्ति उनके शरीर में घूमती रही और धीरे धीरे उस सफेद रोशनी में विलीन हो गई। बूम! छोटू की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अचानक जैसे कहीं से एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी। उनकी ऊर्जा वैसी थी जैसे एक शक्तिशाली बाज ने बिजली के बादलों को तोड़कर विशाल आकाश को अपनी आंखों में समेट लिया हो। चरम के परम जीव रैंक। मुदित से मिले इस तथाकथित उपहार के बाद छोटू ने अंततः वह कदम बढ़ा लिया और चरम के परम जीव रैंक में प्रवेश कर लिया। छोटू के शरीर में घूमती सफेद रोशनी अचानक ही सिमटने लगी। अंत में यह एक क्रिस्टल चमक में बदल गई और छोटू के डायमेंशन में विलीन हो गई। इस पल छोटू की चेतना उनके डायमेंशन में डूब गई। वह देख सकते थे कि एक अंगूठे के आकार का सफेद क्रिस्टल डायमेंशन में चुपचाप तैर रहा है। उससे एक विशाल जीवन शक्ति की लहर निकल रही थी। यह स्पष्ट था कि छोटू वर्तमान में इस जीवन शक्ति क्रिस्टल को पूरी तरह से शुद्ध और अवशोषित नहीं कर पाए थे। यह क्रिस्टल संभवतः उनकी अगली प्रगति में उनकी फिर से मदद करेगा। छोटू की बंद आंखें अचानक खुल गईं। उनमें एक हल्की चमक चमकी जो अंधेरी रात को चीर सकती थी। छोटू के गले से एक सफेद वाष्प निकली। वह अपने शरीर में घूमते निर्वाण शक्ति की बाढ़ जैसी भावना महसूस कर सकते थे। अंततः यह शक्ति एक सोते हुए शेर की तरह शांत हो गई। उनके चेहरे पर एक हल्की उत्तेजना की झलक दिखाई दी। मैंने अंततः चरम के परम जीव रैंक में प्रवेश कर लिया है। बधाई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एक स्पष्ट हंसी उनके पास से गूंजी। छोटू ने सिर घुमाया और देखा कि मुदित उनके भेल की पीठ पर लेटे हुए थे। उनके दोनों हाथ सिर के पीछे टिके हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। एल्डर, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, छोटू ने हाथ जोड़कर कहा। वह यह समझ चुके थे कि उनके शरीर में मौजूद जीवन शक्ति क्रिस्टल का स्रोत मुदित ही हैं। इतनी शक्तिशाली और शुद्ध जीवन शक्ति केवल शक्ति समर्थ रैंक के एक शीर्ष विशेषज्ञ के पास ही हो सकती थी। मुदित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी नींद बहुत मजबूत है। अन्यथा मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि इससे तुम्हारी नींद को नुकसान हो सकता था। वैसे भी किहान को अगर यह पता चलेगा
तो वह मुझसे झगड़ने से नहीं चुकेंगे। चूंकि उन्होंने तुम्हें ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल सौंपी है, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें लेकर बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। छोटू ने कहा, एल्डर किहान ने भी मुझे पहले उपकार किया है। मैं अवसर मिलने पर उनका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। मुदित ने कहा, पहले खुद को मजबूत करो, फिर यह बात करना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कई रहस्य हैं, लेकिन कम से कम महाप्राण में पहुंचने के बाद ही तुम हमारे स्तर के लोगों से संपर्क करने के योग्य बनोगे। मुदित की आंखों ने छोटू के शरीर को हल्के आश्चर्य से देखा और कहा। जब उन्होंने पहले छोटू के शरीर में वह जीवन शक्ति क्रिस्टल स्थापित किया, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि छोटू के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझ सके। छोटू ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानते थे कि मुदित ने शायद उनके शरीर में कुछ महसूस किया है। हालांकि विनाशक प्राचीन निशान, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और रहस्यमय प्रसाद जैसे तत्व साधारण वस्तुएं नहीं थीं। यदि उनके बारे में गहराई से चर्चा की जाए तो उनके पास मुदित से भी बड़ा इतिहास था। मुदित ने कहा, मैंने किहान से तुम्हारे पूर्वी क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में सुना। टीएसके, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना साहस कहां से मिलता है। तुम मीरंश दल के 3 प्रमुख लीडर्स को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। वे तीनों शक्ति समर्थ रैंक के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। छोटू ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। क्या मैं बस हार मानकर पकड़ा जा सकता था? मुदित ने खड़े होकर कहा, मीरंश दल पूर्वी क्षेत्र का एक शक्तिशाली संप्रदाय है। कई साल पहले दैत्यों का सागर के एक ओवरलॉर्ड गुट ने उनसे युद्ध छेड़ा था, लेकिन वे भी कोई लाभ नहीं कमा सके। छोटू हल्का सा चौंक गया। स्पष्ट था कि उसने नहीं सोचा था कि मीरंश दल की इतनी प्रतिष्ठा दैत्यों का सागर में भी है। लेकिन वह संप्रदाय। मुदित ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी संकरी आंखों में अंधेरा चमका और उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ लगती है। छोटू थोड़ा भ्रमित हुआ क्योंकि वह मुदित के गड़बड़ कहने का अर्थ नहीं समझा। मैंने एक बार मीरंश दल के संपर्क में आया था। हाँ, शायद यह केवल एक गलतफहमी है, लेकिन भविष्य में अगर तुम बदला लेने की सोचते हो तो सतर्क रहना। मुदित ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसने इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं की। बड़े बुजुर्ग, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। छोटू ने सिर हिलाया। वर्तमान में वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि बदला लेने के बारे में सोचे। हालांकि अपने स्वाभाविक सावधान स्वभाव के कारण उसने मुदित की बातों को अपने मन में गहराई से रख लिया। इसके अलावा जब तुम इस बार बिजली समुद्र क्षेत्र जाओ तो सतर्क रहना। भले ही पहले केवल कुछ लोग इस क्षेत्र के रास्ते को जानते थे, लेकिन जब एक पुनर्जन्म रैंक विशेषज्ञ की गुफा की खबर फैलेगी तो यह संभवतः अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी। लेकिन गुफा में प्रवेश के लिए केवल 3 सिल्वर टावर्स हैं। चूंकि वे रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए उनका आदर्श लक्ष्य तुम बनोगे। मुदित ने आगे कहा, क्या खबर पहले ही बाहर जा चुकी है? छोटू थोड़ा चौंक गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी यदि केवल गुफा के अस्तित्व की खबर फैली हो, लेकिन अन्य लोग बिजली समुद्र क्षेत्र के रास्ते के बारे में कैसे जानते हैं? क्या रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट ने यह खबर फैलाई? छोटू ने जल्दी से सोचा। रास्ते के बारे में केवल 3 पक्ष जानते थे। चूंकि यह उसने नहीं फैलाया था, यह निश्चित रूप से 2 अन्य पक्षों ने किया होगा। हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिजली समुद्र क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए जानबूझकर खबर क्यों फैलाई, लेकिन ये बड़े गुट बहुत चालाक होते हैं। वे बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। मुदित ने सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। छोटू की आंखों में गहरे विचार की झलक दिखी। मुदित सही थे। इस खजाने की खोज में जितने कम लोग शामिल हों उतना बेहतर था। हालांकि रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट ने इसके विपरीत कदम उठाया था और इसके पीछे उनका अपना कारण था। ऐसा लगता है कि उसे वहां जाते समय सतर्क रहना होगा, अन्यथा वह उनके जाल में फंस सकता है। वैसे बुजुर्ग मुदित, मेरे पास एक सवाल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं पूछूं या नहीं। छोटू ने अचानक कुछ याद किया। उसने पास सो रही नायरा की ओर देखा और फिर पूछा। मुदित ने कुछ संदेह के साथ छोटू की ओर देखा।
ऐसा लगता है कि नायरा की काया थोड़ी असामान्य है। छोटू ने पल भर के लिए झिझकते हुए कहा। वह इस बात को लेकर उलझन में था कि नायरा उसके शरीर में मौजूद विनाशक प्राचीन निशान को कैसे उकसा पाई। छोटू की बात सुनते ही उसने देखा कि मुदित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इसके तुरंत बाद उसने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद रहस्य प्राचीन निशान से संबंधित है ना? या शायद यह 8 महान प्राचीन निशान में सबसे रहस्यमय प्रतीक है, विनाशक प्राचीन निशान। छोटू की आंखें इस पल सिकुड़ गईं। उसने नहीं सोचा था कि एक साधारण सवाल से मुदित इतनी जानकारी निकाल लेगा। इसके अलावा उसने जिस प्राचीन निशान का अनुमान लगाया वह भी सटीक था। मुदित ने छोटू को घूरा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल लग रही थी जब उसने बुदबुदाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है। समझ गया। क्या नायरा का सच में प्राचीन निशान से कोई संबंध है? छोटू ने धीरे से पूछा। मुदित की अभिव्यक्ति बदलती रही। आखिरकार उसने हाथ हिलाया और कहा, शायद तुम भविष्य में इन बातों को समझ जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इस लड़की का ख्याल रखना। मुदित ने छोटू के कंधे पर हाथ रखा। उसने एक गहरे अर्थ वाला वाक्य कहा जिसने केवल छोटू को और अधिक उलझन में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने सिर को घुमाया और चांदनी के नीचे गहरी नींद में सो रही प्यारी छोटी लड़की की ओर देखा। नायरा, तुम्हारा मेरे शरीर में मौजूद विनाशक प्राचीन निशान से क्या संबंध है? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1822। एक परम संसाराचरण विशेषज्ञ जैसे मुदित की उपस्थिति के कारण बिजली समुद्री क्षेत्र की यात्रा बेहद सहज रही। असुरी वायु गुफा के प्रमुख वुवान दोबारा दिखाई नहीं दिए। संभवतः उन्होंने समझ लिया कि मुदित के पहरे में छोटू और उनके साथी को छूना उनके बस की बात नहीं थी। अब वह केवल दांत पीसते हुए अपना गुस्सा निगलने और सिल्वर टावर खोने की बात को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनकी असुरी वायु गुफा की ताकत इमोर्टल सेज वेल कबीले की तुलना में कुछ भी नहीं थी। हालांकि यात्रा को आसान समझा जा सकता है, लेकिन रास्ते में कुछ अनिवार्य परेशानियां तो आईं। आखिरकार जिस सी गार्डिंग मिस्टेरियस वेल पर वे सवार थे वह बहुत ही आकर्षक था। ऐसा समुद्री प्राणी आमतौर पर बेहद कीमती होता है। यदि इसे पकड़ा जाए और नीलामी में बेचा जाए तो इसकी कीमत अनहद खजाने से कम नहीं होगी। इसी कारण से उनके समूह ने कुछ समुद्री लुटेरों का ध्यान आकर्षित किया। ये समुद्री लुटेरे समुद्र पर साल भर हत्या और लूटपाट करते थे और इनमें से हर कोई बेहद निर्दयी था। इनमें से कुछ तो पूरे दैत्यों का सागर में कुख्यात थे। इनकी आंखें सी गार्डिंग मिस्टेरियस वेल पर 3 लोगों को देखकर खून की तरह लाल हो गईं। हालांकि ये कथित निर्दयी लुटेरे इस बार एक बेहद मजबूत दीवार से टकरा गए। वे सभी जो अपनी तलवारें लहराते हुए और चेहरों पर हत्या का भाव लिए आगे बढ़े, अगले ही पल सीधे समुद्र की गहराइयों में बहा दिए गए, जहां से वे कभी वापस नहीं लौटे। कई समूहों के समुद्र में डूबने के बाद कुछ समुद्री लुटेरों को आखिरकार यह समझ आ गया कि उस व्हेल पर सवार 3 लोग साधारण नहीं थे। विशेष रूप से तब जब एक प्रसिद्ध समुद्री लुटेरों के समूह के 3 चरम के परम जीव रैंक के लीडर मुदित के केवल एक झटके में समुद्र की गहराइयों में समा गए। डर ने इन लुटेरों की लालच भरी आंखों को तोड़ दिया और वे भागने लगे। यह खबर तेजी से फैली और भागने के दौरान अन्य समुद्री लुटेरों ने भी इसे सुना। इसके बाद जहां भी सी गार्डिंग मिस्टेरियस वेल गुजरा, सभी समुद्री लुटेरे हट गए। यह स्पष्ट था कि रक्तरंजित लड़ाई में अक्सर शामिल होने वाले ये लोग अच्छी तरह समझते थे कि ये 3 लोग उनके बस के नहीं हैं। सबसे अच्छा यही था कि वे चुपचाप पीछे हट जाएं। किसी और बाधा के बिना छोटू और उनके साथियों की गति और बढ़ गई। उन्होंने लगभग 20 दिनों तक समुद्र पार किया और अंततः दैत्यों का सागर के दक्षिण पश्चिम भाग में पहुंचे। साथ ही वे अपने गंतव्य बिजली समुद्री क्षेत्र के करीब भी पहुंच गए। एक विशाल व्हेल ने नीले दर्पण जैसे समुद्र की लहरों को तोड़ते हुए मार्ग बनाया। समुद्र की सतह पर पानी के टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। छोटू व्हेल की पीठ पर बैठे थे। उनका शरीर एक मूर्ति की तरह स्थिर था और उनकी गहरी काली आंखें दूर क्षितिज की ओर देख रही थीं।
अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक दिन और हम बिजली समुद्री क्षेत्र पहुंच जाएंगे। ओह, हम पहुंच रहे हैं? नायरा ने ये सुनते ही उत्साहित होकर कहा। संभवतः वह जल्द ही मजा लेने के लिए तैयार थीं। छोटू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी लगभग 1 महीने लंबी यात्रा ने उन्हें काफी थका दिया था। सौभाग्य से वे इस रहस्यमय व्हेल पर सवार थे, अन्यथा यदि वे अकेले समुद्र पार करने की कोशिश करते तो इस यात्रा में कम से कम 2 से 3 गुना अधिक समय लगता। आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं। व्हेल की पीठ पर आराम से धूप का आनंद ले रहे मुदित ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपनी पतली हथेली से धूप की एक किरण को रोकते हुए कहा, अब जब हम पहुंचने वाले हैं तो यह भी समय है कि मैं विदा लूं। मुदित के जाने की बात सुनकर छोटू ने थोड़ा अफसोस जताते हुए होंठ दबाए। यदि ऐसा ताकतवर मददगार उनके साथ बिजली समुद्री क्षेत्र तक जाता तो यह अद्भुत होता। हालांकि छोटू ने केवल यह बात अपने मन में रखी। इस यात्रा के दौरान मुदित की सुरक्षा ने उन्हें काफी मुसीबतों से बचा लिया था और मुदित को भी अपने कुछ काम पूरे करने थे। इस स्थिति में छोटू उनसे और ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। उनकी प्रकृति उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। इस यात्रा में सहायता के लिए एल्डर मुदित का धन्यवाद। छोटू ने ईमानदारी से मुदित की ओर देखा और कहा। मुदित ने न केवल वुवान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भगाने में उनकी मदद की थी, बल्कि छोटू को चरम के परमजीव रैंक में पहुंचने में भी सहायता की थी। छोटू इस कृपा को हमेशा याद रखेंगे। इसमें कौन सी परेशानी है? मुझे तो इस छोटी लड़की का ध्यान रखने के लिए आप पर भरोसा करना होगा। मुदित ने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा। चिंता न करें एल्डर, जब तक मैं जीवित हूँ नायरा को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले को मैं हरगिज नहीं बख्शूंगा। छोटू ने अपने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा। हाँ, तुम्हारे इन शब्दों से मुझे संतोष है। मुदित खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपने पास खड़ी नायरा के छोटे सिर को सहलाया और कहा, लड़की, अपने भाई छोटू की बात मानो और कोई शरारत मत करना। मुझे पता है। नायरा ने अपना सिर हिलाया और मुदित के हाथ से बचते हुए नाराजगी भरे स्वर में जवाब दिया। हाँ, मैं अब चलता हूँ। ध्रुव आशा है कि तुम उस पुनर्जन्म चरण के विशेषज्ञ की गुफा से कुछ लाभ प्राप्त करोगे। मुदित ने जोर से हंसते हुए कहा। इसके बाद वह कुछ और बोले बिना दक्षिण की ओर उड़ गए। उनका शरीर आकाश में लहराते हुए मानो पल भर में क्षितिज में गायब हो गया। वह बड़बड़ाने वाले बुजुर्ग आखिरकार चले गए। नायरा ने मुदित को दूर जाते हुए देखकर लंबी सांस ली। उनकी छोटी हथेलियां कमर पर थीं और वह आसमान की ओर देखते हुए दिल खोलकर हंसी। हालांकि उनकी स्पष्ट और घंटी जैसी हंसी सुनने में थोड़ी मजाकिया लग रही थी। ध्रुव अचानक से चुलबुली हुई नायरा को देखकर मुस्कुराए और अनायास अपना सिर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पश्चिम की ओर देखा, जहां उनका गंतव्य था। अब जब मुदित जैसे परम विशेषज्ञ उनके साथ नहीं थे तो बाकी यात्रा में उन्हें खुद पर ही निर्भर रहना था। हालांकि छोटू को ऐसी स्थिति अधिक पसंद थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। बिजली समुद्री क्षेत्र के करीब पहुंचने के कारण छोटू और नायरा ने थोड़ी चर्चा के बाद सी गार्डिंग मिस्टेरियस व्हेल को समुद्र में वापस जाने देने का निर्णय लिया। हालांकि यह एक उत्कृष्ट सवारी थी, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा था और यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती थी, खासकर जब मुदित उनके साथ नहीं थे। इसलिए कम ध्यान खींचना ही बेहतर था। सी गार्डिंग मिस्टेरियस व्हेल को छोड़ने के बाद छोटू और उनके साथी की गति थोड़ी धीमी हो गई। फिर भी वे तीसरे दिन बिजली समुद्री क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में पहुंचने में सफल रहे। गड़गड़ाहट। छोटू हवा में तैरते हुए दूर तक देख रहे थे। वहां समुद्र का रंग अचानक नीले से बदलकर घोर काला हो गया था। इसके अलावा आकाश अनंत काले बिजली के बादलों से भरा हुआ था। बिजली इन बादलों में ड्रैगन की तरह इधर उधर घूम रही थी और गड़गड़ाहट की गूंज गहरी थी। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा छोटू ने सिल्वर टावर में देखा था। छोटू ने इस समुद्र क्षेत्र को देखा जो इतना काला था कि डरावना लग रहा था। उनके दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई।
यान सिटी में दूसरी प्राचीन निशान की जानकारी प्राप्त करने के बाद से उन्होंने इस दिन की कल्पना की थी। इतने वर्षों के बाद दूसरी प्राचीन निशान आखिरकार करीब आ रही थी। भाई ध्रुव, यहाँ आसपास बहुत से लोग हैं। नायरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखते हुए कहा। इस समय बिजली समुद्री क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में बार बार हवा में बहाव की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में कई प्रकाश की किरणें इधर उधर दौड़ रही थीं। यह स्पष्ट था कि ये सभी विशेषज्ञ थे जिन्हें पुनर्जन्म गुफा के आकर्षण ने खींचा था। छोटू ने यह दृश्य देखकर अपनी भौहें थोड़ा सिकोड़ लीं। वह सच में समझ नहीं पा रहे थे कि रहस्यमयी आसमानी दल और 9 सरीन गेट आखिर क्या योजना बना रहे थे। इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित करना अजीब था। हमारे सामने बहुत से शक्तिशाली लोग एकत्र हो रहे हैं। हमें पहले वहां जाकर देखना चाहिए। छोटू ने अपना सिर उठाकर दूर देखा। वहां एक द्वीप धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आसमान में उड़ती मानव आकृतियां भी वहीं इकट्ठा हो रही थीं। हालांकि छोटू का मन तुरंत पुनर्जन्म चरण के विशेषज्ञ की गुफा में जाने का था, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि गुफा को खोलने के लिए कुल 3 चाबियों की आवश्यकता थी। उनके पास केवल एक ही थी। इसलिए यदि उन्हें अंदर जाना था तो उन्हें रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट के साथ सहयोग करना होगा। छोटू की आवाज सुनाई देने के बाद उनका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और नायरा तुरंत उनके पीछे हो ली। दोनों आसमान में दौड़ते हुए लगभग 10 मिनट बाद द्वीप के करीब पहुंचे। अंततः द्वीप उनके दृश्य में आ गया। द्वीप के ऊपर आसमान में असंख्य प्रकाश की किरणें एक दूसरे को पार कर रही थीं, जिससे प्रकाश का एक जाल सा बन रहा था। यह नजारा बेहद शानदार था। द्वीप के बीच में एक प्राचीन पत्थर का शहर था जो इस समय लोगों से भरा हुआ था। वहां से आने वाला शोर इस जगह की पूर्व की शांति को भंग कर रहा था। छोटू और उनके साथी धीरे से भव्य शहर में उतरे। हालांकि पत्थर के शहर में उतरने के कुछ क्षण बाद उनके पोटली में रखे सिल्वर टावर से हल्की हलचल महसूस हुई। सिल्वर टावर की इस गतिविधि ने छोटू की आंखों को सख्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और शहर में स्थित एकमात्र पत्थर के टावर की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि द्वीप पर सबसे ध्यान खींचने वाले स्थान पर 2 आकृतियां शांति से बैठी थीं। सिल्वर टावर की हलचल का स्रोत वही थे। पत्थर के टावर पर बैठे काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने अचानक अपने होठों के कोनों को एक आर्क में उठा दिया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए चाय के प्याले को धीरे से नीचे रखा। इसके बाद उन्होंने सामने बैठी सफेद कपड़ों वाली मोहक सुंदरता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। स्टोन टावर पर बैठी सफेद कपड़ों वाली महिला ने अपने हाथों से धीरे से एक जेड रिंग को पकड़ा। उसके काले बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उसकी भौहें किसी चित्र जैसी प्रतीत होती थीं। उसकी हर मुस्कान और हर भौं चढ़ाने में ऐसी मोहकता थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। क्या वह तीसरे सिल्वर टावर का मालिक है? सफेद कपड़ों वाली महिला ने अपना सिर उठाया। उसके अत्यधिक सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने कहा, हाँ। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि उस व्यक्ति का नाम छोटू है। मेरी जानकारी के अनुसार उसने वह सिल्वर टावर असुरी वायु गुफा के महाप्राण चरण के एल्डर के हाथों से छीन लिया था। महाप्राण चरण के एल्डर के हाथों से कुछ छीन पाना, वह सचमुच साधारण व्यक्ति नहीं है। सफेद कपड़ों वाली महिला ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें जल्दी से शहर की एक दिशा की ओर घूमी और उसने धीरे से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि भाई पंजार का क्या इरादा है। चूंकि वह आ गया है, हमें उसे आमंत्रित करना ही होगा। आखिरकार गुफा खोलने के लिए 3 सिल्वर टावर्स की शक्ति की आवश्यकता है। पंजार ने अपने होंठ घुमाते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में एक गहरी चालाकी छिपी हुई थी। सफेद कपड़ों वाली महिला ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और कहा, छोटू की तुलना हमसे नहीं की जा सकती। हमारे पास रहस्यमय आसमानी दल और 9 सरीन गेट का समर्थन है। मेरी जानकारी के अनुसार वह एक अकेला भेड़िया है। हालांकि इस द्वीप पर एकत्रित विशेषज्ञ हमारे सिल्वर टावर्स को छीनने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन यदि छोटू ने खुद को उजागर कर दिया तो संभवतः वह बहुत बड़ी मुसीबत आकर्षित करेगा।
हाँ हाँ, शक्ति के बिना किसी के हाथ में सिल्वर टावर केवल मुसीबत ही है। यह बेहतर है कि इसे अपनी जान बचाने के लिए सौंप दे। पंजार ने अपने हाथ से चाय के प्याले को रगड़ते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, मैं तो केवल उसे सही निर्णय लेने में मदद कर रहा हूँ, वरना पुनर्जन्म केव में प्रवेश करने के बाद वह केवल दूसरों के निशाने पर आ जाएगा। उस समय वह भाग भी नहीं पाएगा। सफेद कपड़ों वाली महिला ने यह स्थिति देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी शांत प्रवृत्ति का अर्थ था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह नहीं करती थी जिसे वह मुश्किल से जानती थी। पंजार मुस्कुराया और खड़ा हो गया। इसके बाद वह इमारत के किनारे खड़ा हुआ। उसकी आंखें चारों ओर घूमी। इस समय शहर के आसपास कई विशेषज्ञ मौजूद थे और उनमें से कुछ शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। जब उन्होंने पंजार को देखा तो उनमें से कई ने अपने होंठ चाटे, जबकि कुछ की आंखों में लालच उभर आया। आखिरकार वे उसके हाथ में मौजूद सिल्वर टावर के लिए लालायित थे। हालांकि 9 सरीन गेट ने इस बार कई विशेषज्ञ भेजे थे। ऐसा लगता था कि लड़ाई में किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। छोटू शहर में छिपा हुआ था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस काले कपड़ों वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह उस व्यक्ति से परिचित तरंगों का अनुभव कर सकता था। वह तरंग उसके सिल्वर टावर से निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन 2 अन्य सिल्वर टावर के मालिकों में से एक है। 9 सरीन गेट के 4 डीमन जनरल्स में से लीडर पंजार। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास सिल्वर टावर की चाबी है। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 1 साल पहले चरमकेट परम जीव चरण में प्रवेश किया था, है ना? कितना डरावना। वह इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच गया। वास्तव में वह कुछ पुराने पीढ़ी के विशेषज्ञों के बराबर हो सकता है। इमारत पर सफेद कपड़ों वाली महिला रहस्यमय आसमानी दल की होली लेडी तानेरिका है। वह दैत्यों का सागर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। वह सुंदर हो सकती है, लेकिन मुझे डर है कि कोई भी पुरुष उसे नहीं पा सकेगा। ऐसी महिला को कौन वश में कर सकता है? छोटू ने अपने चारों ओर से आ रही निजी बातचीत को सुना। उसने हल्का सा अपनी भौहें उठाईं। यह अप्रत्याशित था कि पत्थर की इमारत पर मौजूद लोग वास्तव में 9 सरीन गेट और रहस्यमय आसमानी दल से थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके हाथ में सिल्वर टावर की चाबी असामान्य व्यवहार कर रही थी। हालांकि छोटू ने अचानक कुछ सोचा और अपनी आंखें सिकुड़ लीं। चूंकि उसकी सिल्वर टावर की चाबी असामान्य व्यवहार कर रही थी, यह संभावना थी कि पंजार और तानेरिका के हाथों में मौजूद सिल्वर टावर चाबियां भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुकी थीं, है ना? छोटू ने अपना सिर उठाया। उसने पंजार की ओर देखा, जो इमारत के किनारे खड़ा था और पूरे शहर को देख रहा था। उसकी आंखों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने अचानक से अपने पास खड़ी नायरा को पकड़ लिया। चलो चलते हैं। छोटू ने ये शब्द कहे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए और थोड़ी भ्रमित नायरा को खींचते हुए शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया। हाँ। हालांकि छोटू ने नायरा को पकड़ने और मुड़ने के बाद मुश्किल से कुछ कदम ही उठाए थे कि तभी आकाश में एक हंसी गूंज उठी। इसके बाद असंख्य आंखें तुरंत मुड़ी और उन्होंने इमारत पर खड़े पंजार को घूरना शुरू कर दिया। मैं सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। तीसरे सिल्वर टावर की चाबी का मालिक पहले ही बिजली समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुका है। पंजार के शब्द सुनने के बाद शहर पहले एक पल के लिए शांत हो गया। इसके बाद अगले ही क्षण जोरदार शोर उठने लगा। कुछ विशेषज्ञ जो अब तक किनारे से सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों में भी अचानक जंगली खुशी झलकने लगी। गुफा खोलने के लिए केवल 3 चाबियां थीं। उनमें से 2 पहले ही 9 सरीन गेट और रहस्यमय आसमानी दल के हाथों में जा चुकी थीं। इन 2 प्रमुख गुटों की दबंग ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से बहुत कम लोग उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत करते थे। इसलिए अधिकांश लोग तीसरे सिल्वर टावर के मालिक पर नजर गड़ाए हुए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। अफवाहों के अनुसार तीसरे सिल्वर टावर का मालिक किसी बड़े नाम वाले गुट से संबंधित नहीं था। इसके अलावा वह केवल शुरुआती परम जीव चरण में था।
हालांकि किसी को नहीं पता कि उसने महाप्राण चरण के विशेषज्ञ से सिल्वर टावर कैसे छीन लिया। यह स्पष्ट था कि वह 9 सरीन गेट और रहस्यमय आसमानी दल की तुलना में एक आसान निशाना था। ओह भाई पंजार, यदि यह व्यक्ति सच में यहाँ है तो हमें उसे बुलाने के लिए आपसे मदद लेनी होगी। आखिरकार हर कोई गुफा खोलना चाहता है और उसका छिपे रहना उचित नहीं है। आकाश में एक मून ब्लेड उठाए खड़े एक व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा। इस व्यक्ति के चेहरे पर कई घाव थे जो उसे काफी डरावना रूप देते थे। केवल वही लोग जो उसे जानते थे इस बात से अवगत थे कि वह दैत्यों का सागर का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें 9 सरीन गेट को उस मित्र को आगे लाने के लिए परेशान करना पड़ेगा। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कई लोगों ने उससे सहमति व्यक्त की। फिर भी कोई भी उनकी आंखों में उमड़ते लालच को आसानी से देख सकता था। छोटू ने भीड़ के भीतर से आकाश में गूंजती आवाजों को सुना और उसकी आंखें धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। नायरा, जिसे वह खींच रहा था, की बड़ी बड़ी आंखों में भी गहरी नाराजगी झलकने लगी। एक सिल्वर रोशनी अचानक आकाश से नीचे उतरी और छोटू तथा नायरा को ढक लिया। यह दृश्य देखकर असंख्य आंखें आश्चर्यचकित रह गईं। हाँ, मेरे दोस्तों, चूंकि आप यहाँ आ ही गए हैं, कृपया खुद को दिखाएं। पंजार ने मुस्कुराते हुए सिल्वर रोशनी से घिरे जोड़ी की ओर देखा और कहा। छोटू के चारों ओर खड़े लोग इस दृश्य को देखकर शुरू में चौंक गए, लेकिन एक पल में ही भीड़ वाली जगह खाली हो गई। इसके बाद कई लालची नजरें छोटू पर टिकीं। छोटू ने इन अनगिनत जोड़ी लालच भरी आंखों के सामने एक ठंडी और भावहीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। हालांकि उसकी आंखों में गहरे अंदर से एक हत्यारी प्रवृत्ति चमक उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पंजार उसे सबका सामान्य दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहा था। दैत्यों का सागर की यात्रा वाकई खतरनाक थी। एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह कभी मिला भी नहीं, पहली ही मुलाकात में मुस्कुराते हुए उसे बड़ी मुसीबत में धकेल सकता था। छोटू ने धीरे धीरे अनगिनत लालच भरी आंखों के सामने घूमकर पत्थर की इमारत पर खड़े मुस्कुराते हुए पंजार की ओर देखा। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी योजना वाकई चालाकी भरी है। पंजार मुस्कुराया, मानो वह छोटू के शब्दों का मतलब समझ ही न पाया है। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मित्र, चूंकि आप भी एक सिल्वर टावर की के मालिक हैं, क्यों न आप ऊपर आकर बैठें। इमारत पर खड़ी सफेद कपड़ों वाली सुंदरता ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी नजरें नीचे खड़े उस युवक और उसके चारों ओर खड़े निर्दयी भेड़ियों पर टिकीं। क्या यही वह व्यक्ति था जिसने हेवन वाइंड समुद्री क्षेत्र में हलचल मचाई थी और असुरी वायु गुफा से सिल्वर टावर की छीन ली थी? छोटू ने पंजार पर एक ठंडी नजर डाली और कहा, तुम्हारे आमंत्रण की सराहना करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए रुक नहीं पाऊंगा। बोलने के बाद छोटू ने बिना कोई अनावश्यक शब्द कहे मुड़कर जाने की कोशिश की। वर्तमान स्थिति उसके पक्ष में नहीं थी। मूल रूप से वह अपनी पहचान छिपाने और केवल गुफा के खुलने के समय सामने आने की योजना बना रहा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह यहाँ पहुंचेगा, पंजार उसकी पहचान उजागर कर देगा। अब संभावना थी कि वह कई लोगों का निशाना बन जाएगा। यह बदमाश। छोटू ने अपनी आस्तीन के नीचे अपने हाथ को कसकर भींच लिया। उसके दिल में एक गहरी हत्यारी प्रवृत्ति उमड़ने लगी। स्पष्ट था कि पंजार की हरकतों ने उसे मारने की इच्छा जगा दी थी। पंजार मुस्कुराता रहा, जबकि उसने देखा कि छोटू ने नायरा को लेकर मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखों में एक शातिर खेल और उपहास और बढ़ गया। छोटू और नायरा की जोड़ी प्राचीन पत्थर की सड़क से गुजरते हुए सीधे शहर से बाहर निकल गई। उनके चारों ओर अनगिनत जोड़ी आंखें, जो लालच और निर्दयता से भरी हुई थीं, भेड़ियों की तरह घूर रही थीं। धड़ाम। छोटू जब एक गली के अंत तक पहुंचा तो उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्याह हो गई। यह इसलिए क्योंकि सामने कुछ इंसानी आकृतियां खड़ी थीं, जिनके पास भयावह आभा थी। शक्तिशाली निर्वाण शक्ति की लहरें धीरे धीरे फैल रही थीं। क्या तुम छोटू हो? सिल्वर टावर की सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। छोटू की आंखें यह घनी हंसी सुनने के बाद पूरी तरह से काली हो गईं। उसने तुरंत नायरा का छोटा सा हाथ छोड़ दिया और हल्की सांस ली। ऐसा लगता है कि भागने से कोई समाधान नहीं था।
आखिरकार इन निर्दयी किरदारों से निपटने का एक ही तरीका था, उनसे भी अधिक निर्दयी बनना। उसके बगल में खड़ी नायरा ने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि छोटू की आंखों में एक भयंकरता और अगर क्रूरता आपको उमड़ ये रही कहानी थी। पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1823। 4 ब्लेड पकड़े हुए मानव रूपों ने प्राचीन सड़क के अंत में खड़ा होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये 4 आकृतियां खून लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थीं, जिन पर खून के ब्लेड के पैटर्न थे और उनके शरीर से हल्की खून की गंध उड़ रही थी। इन 4 व्यक्तियों की आभा काफी शक्तिशाली थी। उनके प्रचंड निर्वाण शक्ति के उतार चढ़ाव से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि ये चारों ने चरम के परम जीव रैंक में प्रवेश किया था, जबकि उनके लीडर का स्तर चरम के परम जीव रैंक के शिखर पर था। अनगिनत नजरें इन 4 मानव आकृतियों पर टिकी थीं और फिर कुछ फुसफुसाहटें तेजी से फैलने लगीं। यह रक्तधार तलवार दल के 4 लीडर्स हैं। लीडर्स जशीम है न? वो 4 लोग ही नेतृत्व में हैं। ये लोग सचमुच बहुत अधीर हैं। मुझे लगता है कि छोटू इन चारों के खिलाफ कैसे लड़ेगा। ये लोग दैत्यों का सागर में पहले ही नाम कमा चुके हैं। ये 4 ब्लड ब्लेड जनरल एक साथ लड़ने में माहिर हैं। अगर ये 4 मिलकर हमला करें तो एक चरम के परम जीव रैंक विशेषज्ञ को भी मुश्किल हो सकती है। ये छोटू वाकई थोड़ा दुर्भाग्यशाली है। जब इन 4 लाल वस्त्रों में लिपटी मानव आकृतियों ने अपनी चारों ओर की फुसफुसाहटें सुनी तो उनके चेहरों पर रक्तपिपासु मुस्कान फैल गई। लीडर ने हल्का सा सिर घुमाया और छोटू को देखा। उसकी आंख से लेकर चेहरे के पूरे हिस्से में खींची गई ब्लेड की खरोंच उसे बहुत खतरनाक दिखा रही थी। ध्रुव, सिल्वर टावर की सौंप दो। वैसे भी अगर तुम्हारे पास यह की नहीं भी है तो भी तुम गुफा के खुलने पर भीतर जा सकते हो। इस कारण से तुम्हारी जान की जोखिम लेना कुछ भी नहीं है। हो? भीड़ की नजरों के बीच ध्रुव, जिसकी आंखें थोड़ी ढीली थीं, ने अचानक एक हल्की सी आह भरी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका थोड़ा सा जवान चेहरा अचानक एक क्रूरता से भर गया, जो देखने वाले के दिल में डर जगा सकती थी। चलो हटो। एक साधारण वाक्य जिसमें ज्यादा भावना नहीं थी, छोटू के मुंह से निकला। इसके बाद उसके आसपास कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनगिनत आंखों में विभिन्न भावनाएं थीं, क्योंकि लोग शायद यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वह इस स्थिति में भी इतना बिना डर के प्रतिक्रिया करेगा। क्या उसने नहीं समझा कि सामने खड़े 4 लोग रक्तपिपासु हैं, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं? तुम में हिम्मत है। लाल वस्त्र पहने उस आदमी का चेहरा थोड़ी देर के लिए कांप उठा। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक मुस्कान फैलाई। वह मुस्कान हत्या की इच्छा से भरी हुई थी। मेरा नाम याद रखना। मैं हूँ जशीम, रक्तधार तलवार दल से। तुमने सिल्वर टावर की लाकर जो किया है, उसकी वजह से तुम्हें यह जानकर मरने का मौका मिलेगा कि तुम्हें कौन मारेगा। जशीम के चेहरे पर मुस्कान और फैल गई। फिर उसकी आंखों में एक सांप जैसी काली और निर्दयता भर गई। उसे मार डालो। बम। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, 3 व्यक्तियों से भयंकर निर्वाण शक्ति अचानक बाहर फटी। उनके हाथों में खून रंगे लंबे ब्लेड सूरज की रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रहे थे। नायरा की बड़ी आंखों में गुस्सा उभर आया, क्योंकि वह यह दृश्य देख रही थी। वह लाइफ डेथ कॉफिन कवर निकालने वाली थी ताकि इन लोगों को मांस के टुकड़ों में बदल सके, लेकिन छोटू के बढ़े हुए हाथ ने उसे रोक दिया। मुझे करने दो, छोटू ने धीरे से कहा। लगता है कि उसने शुरू से ही गलती की थी। इस जगह पर दूसरों से बचने और झुकने की कोशिश करना हास्यास्पद था। जो विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए थे वे दैत्यों का सागर के थे और उनके लिए ब्लेड से खून चूसना आम बात थी। यदि वह सिल्वर टावर की को बचाना चाहता था तो उसे दूसरों से डराना ही था। ये 4 सबसे अच्छे उदाहरण देने के लिए थे। हाँ? नायरा ने सिर झुका लिया और पीछे हट गई। वह छोटू की ताकत को अच्छी तरह से समझती थी। सामने खड़े ये 4 लोग इतने दयालु नहीं थे, लेकिन उनके लिए छोटू पर लाभ प्राप्त करना बहुत कठिन था। 3 आकृतियां एक भूतिया जैसे तरीके से छोटू की तरफ बढ़ी, जबकि नायरा पीछे हट गई। उनके खून के ब्लेड ने निर्ममता से आक्रामक लकीरें खींची और तेजी से छोटू के वाइटल स्पॉट्स पर हमला किया।
तीनों का हमला एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उनके चरम के परम जीव रैंक की ताकत के साथ इस हमले की ताकत ने कई लोगों के चेहरों को बदल दिया। ये 4 ब्लड ब्लेड जनरल वाकई में कुछ क्षमता रखते थे। छोटे लड़के, तुम्हें अपनी नाकामी का खामियाजा भुगतना होगा और तुम कुछ ऐसा रखते हो जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। 3 की शैतानी मुस्कान तेजी से छोटू की आंखों में बढ़ी। तेज ब्लेड की चमक उसकी ओर बढ़ी और बिजली की गति से छोटू पर गिर गई। क्रूरता से भरे चेहरों के साथ तीनों ने सोचा था कि वह छोटू के शरीर को काटते हुए खून से सने दृश्य को पहले ही देख चुके हैं। प्लान। हालांकि जैसे ही उन क्रूर मुस्कानों के साथ उनकी चेहरों पर बर्फीली मुस्कान आई, अचानक स्पष्ट धातु की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद उन्होंने अपने ब्लेड्स से अत्यधिक बल महसूस किया। वह बल सीधे उनके हाथों में गया जो खून के ब्लेड को पकड़ रहे थे और उन्हें सुन्न कर दिया। तीनों ने चौंक कर सिर उठाया। हालांकि जिन जगहों पर उनके खून के ब्लेड्स ने छोटू के शरीर को छुआ था वह धातु की तरह कठोर था। उन घातक ब्लेडा ने छोटू की त्वचा तक को नहीं काटा। इतना मजबूत शारीरिक शरीर। कुछ व्यक्तियों के चेहरों पर गंभीरता छा गई और अनगिनत निगाहें अब छोटू की ओर कठोर हो गईं। तुम केवल इतनी सी ताकत लेकर दूसरों से लूटने की कोशिश करते हो? छोटू ने धीरे से सिर उठाया। उसने उन तीनों व्यक्तियों को देखा जिनकी आंखों में अब कुछ डर था और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जैसे ही 3 चरम के परमजीव रैंक के विशेषज्ञों ने यह सुना, उनके आंखों में शत्रुता और हत्या की मंशा जल उठी। तुरंत निर्वाण शक्ति फट पड़ा और ब्लेड की चमके मुड़ी और 3 रक्त रंग के ब्लेड लाइट्स ने हवा को काटते हुए छोटू की गर्दन की ओर बढ़ी। क्रीक। छोटू ने अचानक हाथ बढ़ाया। हरी रोशनी फूटी और उसके हाथ पर 4 हरे ड्रैगन लाइट टैटू बहने लगे। इसके बाद उसने 3 रक्त रंग के ब्लेड लाइट्स को पकड़कर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। हरी रोशनी फकी और 3 ब्लेड लाइट्स सीधे चूर चूर हो गईं। दूसरे भाई, जल्दी से पीछे हटो, ने यह दृश्य देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने अचानक चिल्लाया। छोटू की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक प्रतीत हो रही थी। 3 परम जीव रैंक के विशेषज्ञों के चेहरों पर चौंकते हुए बदलाव आया जब उन्होंने यह पुकार सुनी। वे तुरंत पलटे और तेजी से पीछे हटने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि वह युवक जिसने अभी तक हमला नहीं किया था, जैसे ही वे पीछे हटने लगे एक जागे हुए शेर की तरह बदल गया। उसकी काली आंखों से हत्या की इच्छा लावा की तरह फूट पड़ी। स्वीश। सभी ने हरे रंग की रोशनी की एक झलक देखी। छोटू का शरीर एक भूतिया तरीके से तीनों के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथों पर 4 हरे ड्रैगन लाइट टैटू उभरे और उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। एक अविश्वसनीय रूप से उग्र और हिंसक मुट्ठी की ताकत फूटी। तीनों चरम के परम जीव रैंक के विशेषज्ञों ने अपने दांतों को भींचते हुए 3 ब्लेड को काटते हुए आक्रमण किया और अपनी पूरी निर्वाण शक्ति का इस्तेमाल किया। बंग। हरी रोशनी से भरपूर एक मुट्ठी ने 3 रक्त ब्लेड्स को बेरहमी से मारा। उसके बाद एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी, हरी रोशनी फटी और 3 रक्त ब्लेड्स एक साथ फट गए। गर्ग। जंगली और हिंसक बल तीनों के शरीर में टूटे हुए ब्लेड्स से पहुंचा। प्रत्येक ने ताजे खून की एक घूंट उछाली और उनके शरीर दुखद तरीके से पीछे की ओर उछलने लगे। 3 चरम के परम जीव रैंक के विशेषज्ञों को एक ही घूंसे से भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि छोटू की आंखों में जो क्रूरता थी वह तब भी कम नहीं हुई जब उसने तीनों को एक घूंसे से उछाल दिया। उसकी आस्तीन अचानक हिली और 3 टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े हवा में बहुत तेजी से कटते हुए उड़ गए। फिर वे तीनों व्यक्तियों के माथे में घुस गए, जबकि दर्शकों के चेहरों पर भावनाएं बदल रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। पलप। ब्लेड के टुकड़े मांस को काटने की आवाज ने कई लोगों के दिलों को सिहरन में डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि 3 आकृतियां आकाश से गिर गईं। तुरंत उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह छोटू सच में थोड़ा निर्दयी था। नन्हे लड़के, तुमने हिम्मत कैसे की? भी इस दृश्य से हैरान था। फिर उसकी आंखों में कड़वाहट और द्वेष अचानक उभर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटू उनसे भी अधिक निर्दयी होगा। तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए।
अगले जन्म में पहले अच्छे से सोच लेना कि अपना लक्ष्य चुनने से पहले। छोटू ने सिर उठाया और की ओर एक उदासीन मुस्कान दी। इसके बाद सभी ने देखा कि छोटू के शरीर से अचानक 10 हरे ड्रैगन लाइट टैटू उभरे। स्वीश! 8 हरे ड्रैगन लाइट टैटू छोटू के चारों ओर लिपट गए और उसका शरीर एक हरे रंग की रोशनी में बदलकर तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। ब्लड एंसेस्टर सोल स्लैश! अत्यंत भव्य निर्वाण शक्ति ने के शरीर से पागलपन के साथ बाहर फूटते हुए उसे अपने कब्जे में लिया। उसकी आंखों में कड़वाहट और द्वेष था और खून के ब्लेड को उसने नीचे की ओर खींच लिया। 1000 फीट लंबी रक्त रंग की ब्लेड लाइट अचानक हवा में घूमा। उस क्षण में पूरी प्राचीन सड़क को उस भयंकर ब्लेड ऑरा ने तोड़ दिया। स्वीश! हरी रोशनी ने हवा में लहराई। अगले पल यह रक्त रंग की ब्लेड ऑरा से टकराई जो अनगिनत आंखों के सामने थी। उसके बाद एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। वह विशाल और तेज ब्लेड ऑरा हराया गया और हरी रोशनी के हमले के नीचे बिखर गया। यह कैसे संभव है? ने देखा और उसकी आंखों में भय के लक्षण दिखने लगे। उसकी शक्तिशाली आक्रमण ने छोटू को रोकने में एक भी कड़ी नहीं छोड़ी। बंग! हरी रोशनी ने जैसे ही स्थान को पार किया, वह ब्लेड ऑरा को आसानी से काटते हुए के शरीर के पास पहुंची और फिर उसके शरीर में घुस गई। ताजे खून के फव्वारे के बीच हरी रोशनी के शरीर के पीछे इकट्ठी हुई और धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि छोटू का शरीर फिर से उन अनगिनत निगाहों के सामने प्रकट हुआ। छोटू के हाथ हल्के से उसके शरीर के पास लटके थे और का शरीर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी भय और आतंक के निशान थे। एक ही वार में मौत! भीड़ ने देखा कि जीत एक पल में तय हो गई थी। कई लोग शांतिपूर्वक ठंडी सांस भरते हुए यह सोचने लगे कि क्या कोई चरम के परम जीव रैंक विशेषज्ञ इस प्रकार मारा जा सकता है? कोई और जो इस सिल्वर टावर की को चाहता है? छोटू के हाथ से ताजे खून की बूंदें गिर रही थीं। उसने सिर उठाया और काले रंग की आंखों में उदासीनता दिखाई, जबकि उसकी ठंडी आवाज पूरी चुप्प शहर में गूंज उठी। मूल रूप से अराजक शहर इस क्षण में शांत हो गया था। अनगिनत जोड़ी आंखें हैरान होकर उस युवा व्यक्ति को देख रही थीं, जो उस प्राचीन सड़क के अंत में खड़ा था। उसके शरीर से निकल रही क्रूरता ने उन निर्दयी व्यक्तियों की भी आंखों को सिकोड़ दिया, जो अपने ब्लेड से खून चाटते थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छोटू इतनी तेजी से और एक ही पल में के समूह को मार डालेगा। कई लोग तो एक तीव्र युद्ध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि युद्ध पहले ही खत्म हो चुका था जैसे ही हरी रोशनी चमकी। इसके बाद 4 लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। हर कोई यह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि छोटू का वह एक पल का हमला कितना निर्णायक था। उसने के समूह को एक भी मौका दिए बिना उनकी जान ले ली थी। यह क्रूरता हर किसी को यह समझा रही थी कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वह भले ही युवा दिखता हो, लेकिन अगर कोई उसे एक छोटा और अनुभवहीन व्यक्ति समझता है तो वह शायद काफी मूर्ख होगा। छोटू के निर्दयी तरीकों के कारण कोई भी उसकी घनी आवाज सुनने के बाद कुछ नहीं कह सका। पहले जो कुछ लोग समस्याएं उत्पन्न करने वाले थे, उन्होंने अपने भीतर की लालच को दबा दिया। भले ही वे सिल्वर टावर की प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जीवन भी चाहिए ताकि उसे आनंदित किया जा सके। हाँ, इस मित्र की ताकत सच में काबिले तारीफ है। कोई हैरानी नहीं कि तुम तीसरी सिल्वर की प्राप्त कर सके। पंजार ने इस दृश्य को एक मुस्कान के साथ देखा और तुरंत ताली बजाकर हंसा। जब वह बोल रहा था, तंजार की आंखों में अब काफी कम मजाक था। उसे ब्लड ब्लेड के 4 जनरल्स के बारे में पता था। यदि वे एक साथ काम करें तो वे एक चरम के परम जीव रैंक विशेषज्ञ को भी रोक सकते थे। हालांकि वे सब छोटू द्वारा इतनी जल्दी मारे गए थे। लगता है कि उसकी ताकत ने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा उसे चौंका दिया था। ईंटों से बनी इमारत में बैठे तानिरिका अपनी नाजुक लंबी अंगुली से अपनी जेड़ की अंगूठी खेल रही थी। उसकी प्यारी आंखों में हल्की सी चौंक का आभास हुआ, जैसे उसने दूर में खड़े पतले व्यक्ति को देखा। उसकी संकरी आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलक आया। लगता है छोटू सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसे यह सिल्वर टावर एक महाप्राण के विशेषज्ञ से छीनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भले ही उसने शायद इसके लिए कुछ तरकीबें इस्तेमाल की हों, लेकिन अंतिम परिणाम अब भी गर्व करने लायक है। आखिरकार यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था।
छोटू ने अपने हाथ पर खून का निशान मिटाया, जबकि वह प्राचीन सड़क पर खड़ा था। फिर उसने अपना सिर घुमाकर मुस्कुरा रहे पंजार को नजरअंदाज किया। यह व्यक्ति सच में एक मुस्कुराता हुआ शेर था। यदि छोटू ने पहले उसकी जाल में न फंसा होता तो शायद वह इसे एक दोस्ताना व्यक्ति समझता। पंजार, मुझे तुमसे लड़ा नहीं चाहिए, इसलिए तुम मेरे खिलाफ साजिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं अपनी सिल्वर टावर की लेकर बिजली समुद्री क्षेत्र छोड़ दूंगा। उस समय कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। छोटू ने पंजार को घूरते हुए हल्के स्वर में कहा। पंजार ने अपनी आंखें संकीर्ण की। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई और वह हंसा। छोटू भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो तुम्हें बस हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए दयालुता से निमंत्रण दिया था। पंजार ने इस बिंदु पर रुकते हुए अपनी मुस्कान को हल्का सा ठंडा किया। मुझे पता है कि तुम काफी सक्षम हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे 9 सरीन गेट के सामने अहंकार करने की योग्यता और नहीं रखते। क्या ऐसा है? छोटू की आंखों में ठंडक फैल गई और उसके शरीर पर हरी रोशनी, जो थोड़ा कमजोर हो गई थी, फिर से बाढ़ की तरह फूट पड़ी। पंजार ने भी अपनी हाथ धीरे से उठाया और यह दृश्य देखा। उसके पीछे आकाश में एक जोरदार हवाओं की आवाज आई। कई आकृतियां अचानक शहर के ऊपर हवाई में प्रकट हुई। ये व्यक्तियां भी अत्यधिक शक्तिशाली आसे संपन्न थीं और लगभग सभी के पास परम जीव रैंक की ताकत थी। शहर के अंदर कई विशेषज्ञों ने अपनी भौहें थोड़ा ऊपर उठाईं और देखा कि पंजार लगता है कि छोटू पर हमला करने और सिल्वर टावर की छीनने का इरादा रखता है। छोटू ने सिर उठाया। उसकी आंखें आकाश में फैलीं और अंत में पंजार के पीछे रुकीं। 3 शक्तिशाली आकृतियां एक साथ फटी थीं। उनके शरीर से निकल रहे आसे लगता था कि वे चरम के परम जीव रैंक की ओर आधे कदम बढ़ चुके थे। हाँ, 9 सरीन गेट के 4 राक्षसी जनरल्स यहाँ हैं। यह 4 व्यक्ति 9 सरीन गेट के युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। लगता है 9 सरीन गेट इस बार उन्हें पूरी तरह से भेजने के लिए तैयार है। पंजार के पीछे एक आदमी हंसी में बोला। उसकी आंखें काफी दुष्ट थीं और वह दूर से छोटू को घूरते हुए हंसा। बड़े भाई, यह छोटा लड़का हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा है। क्यों न हम सीधे उसे हमला करके सिल्वर टावर की छीन लें? पंजार ने घनी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्वीश! पंजार के पीछे 3 व्यक्तियों की आंखों में अंधेरा और ठंडक फैल गई। भव्य निर्वाण शक्ति तुरंत फटी और तीनों एक साथ आक्रमण करते हुए तेजी से बढ़े। इसके बाद उन्होंने आकाश में कई भूतिया प्रतिबिंब बनाए और उनकी आकृतियां एक भूतिया तरीके से छोटू की ओर बढ़ी। 3 आधे चरम के परम जीव रैंक विशेषज्ञों का एक साथ आक्रमण करना डरावना था। छोटू ने सिर उठाया। उसकी आंखें उन 3 भूतिया आकृतियों पर पड़ी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे ही वह आक्रमण करने वाला था, एक नाजुक आकृति अचानक आगे बढ़ी और सबसे पहले हमला किया। एक विशाल काले ताबूत का ढक्कन उसके हाथ में था। इसके बाद उसने उसे बेरहमी से घुमाया। काली रोशनी फटी और उसने उन तीनों पर जोर से मारा जो आक्रमण कर रहे थे। बंग! हवा में एक गहरी और भारी आवाज आई। तुरंत ही सभी लोग हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि 3 आक्रामक रूप से हमला कर रहे व्यक्ति हवा में उछालकर पीछे की ओर गिर पड़े। वे फिर से खुद को स्थिर करने में सफल हुए, लेकिन जब उन्होंने खुद को दिखाया तो उनके चेहरे पर भय और हैरानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तुम सच में इतनी बेकार चीजें भेजने की हिम्मत करते हो? क्या तुम डरते नहीं हो कि यह छोटी बुआ उन्हें मरने के लिए रौंद डालेगी? वह नाजुक सी छोटी आकृति हवा में खड़ी थी। उसके हाथों में काले ताबूत का ढक्कन था जो पूरे शरीर को ढक सकता था। फिर उसने उन तीनों मानव आकृतियों को तिरस्कार पूर्वक देखा जो उड़ते हुए भेजी गई थीं। उसकी साफ और चांदी की घंटी जैसी आवाज में पूरी तरह से मजाक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। यह छोटी लड़की तो वास्तव में चरम के परम जीव रैंक पर है। चारों ओर के अनगिनत जोड़ी आंखें हैरान हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हरे कपड़े पहने वह छोटी लड़की हवा में खड़ी थी। उसके शरीर से जो कंपन निकल रहा था
वह वास्तव में चरम के परम जीव रैंक तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत अब पंजार और तानेरिका के बराबर थी। पंजार भी इस अप्रत्याशित बदलाव से थोड़ी चौंका हुआ था। उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने नायरा को घूरते हुए ठंडे स्वर में हंसी उड़ाई। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कहां से आई। लगता है तुम्हें कोई बहुत शक्तिशाली साथी मिल गया है। लेकिन क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास अब पर्याप्त ताकत है? भले ही बिजली समुद्री क्षेत्र में मेरे 9 सरीन गेट के शीर्ष विशेषज्ञों का प्रवेश नहीं हो सकता, क्या तुम सच में मानती हो कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? क्यों न तुम आकर देख लो। छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भले ही 9 सरीन गेट के अनगिनत विशेषज्ञ सामने आ चुके थे, छोटू को यह भी स्पष्ट था कि यह उनकी पूरी ताकत नहीं थी। 9 सरीन गेट असुरी वायु गुफा से कहीं ज्यादा मजबूत था। केवल इन व्यक्तियों को भेजना उनके लिए थोड़ा कम था। भले ही ऐसा था, छोटू को डर नहीं था, क्योंकि भले ही एक महाप्राण का विशेषज्ञ सच में पंजार के साथ हो, वह अपने डिवावरिंग स्काईकोप्स के द्वारा उसे बांध सकता था। वह परेशानी नहीं चाहता था। हालांकि अगर परेशानी उसके पास आती तो वह उसे एक लात से उड़ा देगा। पंजार के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसके चारों ओर विशाल निर्वाण शक्ति का प्रवाह होने लगा। उसकी आभा से एक चौंकाने वाली ताकत फैलने लगी। पंजार भी अब चरम के परम जीव रैंक तक पहुंच चुका था। नायरा ने जैसे ही पंजार की हरकत को महसूस किया, वह एक बार फिर से लाइफ डेथ कॉफिन कवर को मजबूती से पकड़े हुए खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी, बस किसी एक के गलत कदम उठाने की देर थी। तुम दोनों हम यहाँ पुनर्जन्म विशेषज्ञ की केव के कारण आए थे, फिर भी हम यहाँ आकर पहले ही लड़ने लग गए हैं। क्या तुम नहीं सोचते कि यह थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं हो गया? एक कोमल और उदासीन आवाज अचानक उस इमारत से आई, जब दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर सभी ने देखा कि एक सफेद पोशाक में तानेरिका आहिस्ते से कदम बढ़ाती हुई सामने आई। उसकी बेहद खूबसूरत चेहरा अनगिनत जोड़ी आंखों के सामने था। छोटू ने सफेद वस्त्र पहने वाली महिला को देखा जो सामने आई थी। उसकी आंखों में थोड़ी चौंक का एहसास हुआ। रूप रंग के हिसाब से शायद जितनी महिलाएं उसने इन सालों में देखी हैं, उनमें से केवल सांबिका ही उसकी बराबरी कर सकती थी। तुम दोनों के पास अपनी अपनी सिल्वर टावर की है। हमें इस गुफा को खोलने के लिए सहयोग करना होगा। अगर इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो यह गुफा खोलने में देर हो सकती है। पंजार की आंखों में चतुराई की चमक आई। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। तानेरिका ठीक कह रही है। उस स्थिति में मैं आज के लिए लड़ाई रोकता हूँ। छोटू ने दोनों को एक नजर देखा। उसने कोई बेकार बात नहीं की और मुंह फेर कर जाने लगा। नायरा तुरंत उसे देखकर उसके पीछे चली। इस मित्र बिजली समुद्री क्षेत्र का बिजली तूफान 3 दिनों बाद कम हो जाएगा। यह हमारे लिए प्रवेश करने का सबसे अच्छा मौका होगा। आशा है कि तुम भी वहां आओगे। आखिरकार गुफा खोलने के लिए 3 कीज चाहिए। तानेरिका ने छोटू की पीठ की ओर देखा और अपनी लाल होठों से धीरे से कहा, मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा। छोटू ने पलटकर नहीं देखा, बस हाथ हिलाया, अपने शरीर को घुमाया और शहर से बाहर दौड़ पड़ा। वह अनगिनत जोड़ी आंखों के सामने से तेजी से गायब हो गया। हाँ, लगता है इस बार तानेरिका का आकर्षण भी ज्यादा असर नहीं कर पाया। वह छोटा लड़का तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। पंजार ने छोटू को जाते हुए देखा और अनायास ही जोर से हंस पड़ा। तानेरिका ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ यह सुना। वह जानती थी कि पुरुषों पर उसका आकर्षण कितना घातक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर आदमी उसके सामने सिर झुका देता। जिस तरह से छोटू ने पहले हमला किया था, यह स्पष्ट था कि वह एक बेहद निर्णायक और कठोर व्यक्ति था। खूबसूरती का उस पर ज्यादा असर नहीं होने वाला था। छोटू के जाने के बाद शहर के माहौल में फिर से शांति छा गई। बहुत से लोग उसकी दिशा में देख रहे थे, जिसमें कई लोगों की आंखों में चुपके से चिंगारी थी। अंततः कोई भी कदम नहीं उठाया। छोटू और उसके साथ खड़ी छोटी लड़की ने जो ताकत दिखाई थी, वह एक बहुत बड़ी खौफ पैदा करने वाली शक्ति थी। सभी को यह समझ आ गया था कि छोटू से सिल्वर टावर की छीनना कोई आसान काम नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती छोटू है। के जाने के बाद शहर के माहौल में फिर से शांति छा गई। बहुत से लोग उसकी दिशा में देख रहे थे, जिसमें कई लोगों की आंखों में चुपके से चिंगारी थी। अंततः कोई भी कदम नहीं उठाया। छोटू और उसके साथ खड़ी छोटी लड़की ने जो ताकत दिखाई थी, वह एक बहुत बड़ी खौफ पैदा करने वाली शक्ति थी। सभी को यह समझ आ गया था कि छोटू से सिल्वर टावर की छीनना कोई आसान काम नहीं था। बेशक कुछ अन्य लोग ठंडी निगाहों से यह सब देख रहे थे। इस बार पुनर्जन्म केव की ओर बहुत से विशेषज्ञों ने यात्रा की थी, जिनमें से कुछ ने अपनी ताकत को छिपा रखा था। स्पष्ट रूप से वे इस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का इरादा नहीं रखते थे। पुनर्जन्म स्टेज के विशेषज्ञ की गुफा की इस यात्रा में अब भी कई गहरे और अज्ञात पहलू थे। जब छोटू शहर छोड़ रहा था तो उसे यह नहीं पता था कि 3 व्यक्ति उसे एक पहाड़ से देख रहे थे, जो शहर से थोड़ी दूरी पर था। इन 3 व्यक्तियों के कपड़ों पर एक प्रतीक था, जिसमें काले और सफेद रंगों का मिलाजुला था। यह प्रतीक येन और यान के मिश्रण जैसा प्रतीत हो रहा था। अगर छोटू इसे देखता तो वह इसे पहचान लेता। यह प्रतीक एक विशिष्ट संप्रदाय का था। उस संप्रदाय का नाम था मीरंश दल। एपिसोडर 1824। 3 मानव आकृतियां पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थीं। जो सामने खड़ा था उसके सिर पर लंबे बाल थे। उसके माथे से 2 हल्के सफेद बाल लटक रहे थे और उसकी आंखें स्याह काले रंग की थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक हल्के से झलक रही थी। उसकी नजरें छोटू के जा रहे रूप पर केंद्रित थीं और काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी नजरें हटा लीं। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, तो वह छोटू है? सही है? उसका सवाल सुनकर उसके पास खड़े दोनों लोग भी मुस्कुराए। एक ने अपनी आस्तीन से एक स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। उस स्क्रॉल पर एक चमकता हुआ रूप था, जो बिल्कुल छोटू जैसा दिख रहा था। हाँ, यह लगभग सुनिश्चित है कि वह वही छोटू है जिसका हमारे संप्रदाय के जानकारी में जिक्र था, एक आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसका बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। वह सच में काबिल है। यह सोचकर कि उसने पूर्वी क्षेत्र से निष्कासन के बाद दैत्यों का सागर में ऐसी लाइनअप जमा कर ली है, दूसरा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला। यह व्यक्ति अत्यधिक लंबा और पतला था और उसकी त्वचा पन्ने की तरह पारदर्शी थी, जिससे वह कुछ अजीब सा नजर आता था। तभी वह याशीन और बाकी दोनों से खेल सकता था। वे तीनों वास्तव में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, चांदी बालों वाले आदमी ने कहा। हाँ, जब हम पहली बार बाहरी दुनिया में प्रशिक्षण और अनुभव लेने गए थे, तब वे तीनों बच्चे तो बस संप्रदाय में उभरने ही शुरू हुए थे, लीडर ने हंसी के साथ कहा। याशीन और बाकी दोनों वास्तव में काफी प्रतिभाशाली थे। यदि वे दैत्यून के सागर में होते तो वे पंजार या तानिरिका के बराबर नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी पीढ़ी में खुद का स्थान बना सकते थे। अंत में जैसा हुआ वह केवल इसका मतलब है कि छोटू बहुत मजबूत है। तच जब उसने खुद हाथ में लिया, तब भी तीनों प्रमुख संप्रदाय प्रमुख उसे मारने में असफल रहे। बस यही एक बात है जिसे विहान भी यावर दल के समय नहीं कर सका था। यह शब्द सुनकर अन्य दो ने सिर हिलाया और स्वीकृति में कहा, यह 1 साल से भी कम समय हुआ है जब वह दैत्यों का सागर में आया था, और अब उसने पहले ही कुछ प्रसिद्धि पाली है। और अब वह पंजार जैसे कठिन और क्रूर पात्रों का सामना करने की हिम्मत भी करता है। लगता है कि उसकी ताकत और क्षमताएं सच में अच्छी हैं। हाँ, वह सच में अच्छा है। लेकिन चूंकि संप्रदाय ने आदेश भेज दिए हैं और हमें बस उससे मुलाकात हो ही गई है, तो हमें कदम उठाना चाहिए। आखिरकार हम मीरंश दल के 3 छोटे राजाओं की पिछली पीढ़ी हैं, एक ऐसा उपाधि जो प्रतिष्ठा और गौरव प्रदान करता है। हम छोटू को इसे नष्ट करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? लीडर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो बड़े भाई का क्या इरादा है? जब हम मीरंश दल में थे, तब हम लगभग यावर दल की आसमानी हिस्से की बड़ी सीनियर को घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर ही रहे थे। ग्रेट सेक्ट प्रतियोगिता के दौरान चांदी बालों वाले आदमी ने पूछा, जबकि वह यादों में खो गया था। ऐसा लगता था कि वह उन दिनों की यादों को फिर से जी रहा था, जब उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में आंधी मचा दी थी। इतना जल्दी नहीं। असल में हम यहाँ पुनर्जन्म गुफा देखने आए थे। छोटू के बारे में उसे गुफा में जाने दो, फिर हम कदम उठाएंगे।
उस समय हम आराम से उसकी सिल्वर टावर की छीन लेंगे, लीडर ने कहा। ठीक है। पुनर्जन्म गुफा में प्रवेश करने के बाद उस लड़के का बचना मुश्किल होगा। उसे निपटाने के बाद हम उसकी लाश रख लेंगे। जब हम पूर्वी क्षेत्र वापस लौटेंगे तो हम इसे याहवर दल को भेंट देंगे। हाँ, इसे न्याय कहा जा सकता है ना? वह आदमी जिसकी त्वचा जैसे कांसी हो ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। यह शब्द सुनकर बाकी दोनों मुस्कुराए। उस समय याहवर दल के सदस्यों के चेहरे सच में देखने लायक होंगे। सूश, छोटू और नायरा धीरे धीरे पत्थर के शहर से दूर हो रहे थे जो द्वीप के केंद्र में था। इसके बाद उसकी गति धीमी हो गई और वह एक बड़े पेड़ पर लैंड कर गया। उसने अपना माथा हल्का सा सिकोड़ते हुए पीछे की ओर देखा। किसी अज्ञात कारण से उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। यह एहसास ठीक वैसे था जैसे कोई अंधेरे में छुपी हुई नाग उसे घूर रहा हो, जिससे उसे अत्यधिक असुविधा हो रही थी। क्या हुआ बड़ा भाई ध्रुव? नायरा ने उलझन में पूछा जब वह छोटू के पास आकर बैठी। कुछ नहीं, छोटू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उनकी वर्तमान स्थिति में जो निगरानी का एहसास हो रहा था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। हालांकि फिर भी वह थोड़ा सतर्क था। पहले उसने पत्थर के शहर में कुछ शक्तिशाली छिपी हुई उपस्थिति महसूस की थी। जाहिर है इस पुनर्जन्म गुफा के कारण यहाँ काफी विशेषज्ञ आए थे। लगता है कि पुनर्जन्म गुफा में निश्चित रूप से एक भयंकर संघर्ष होने वाला है। अब हमें क्या करना चाहिए बड़ा भाई ध्रुव? अभी के लिए रुकते हैं। हम 3 दिन बाद निकलेंगे। आखिरकार हमें पुनर्जन्म गुफा खोलने के लिए तीनों सिल्वर टावर कीज की समन्वय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें अगले कुछ दिनों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे पास 9 सरीन गेट और रहस्यमयी आसमानी दल जैसे विशाल विशेषज्ञों की संख्या नहीं है, इसलिए हमें केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा, छोटू ने जवाब दिया। हाँ, नायरा ने सिर हिलाया। यह देखते हुए छोटू ने हल्का सा आह भरा और फिर दूर की ओर नजरें डाली। उसने काले बिजली के बादल से भरे आकाश और समुद्र की गहरी काली सतह को देखा। यह अंधकार एक प्राचीन क्रूर जानवर की तरह था जो किसी को भी अपनी पेट में समेट लेने की इच्छा रखता था। लगता है कि यह समुद्र क्षेत्र सच में खतरनाक है। 3 दिनों के दौरान छोटू और नायरा ने द्वीप पर एक एकांत स्थान पर ठहरने का फैसला किया, जहां वे शांतिपूर्वक समय बिताते हुए संघर्षों से बचते रहे। इन 3 दिनों में छोटू ने महसूस किया कि द्वीप पर इकट्ठा हुए विशेषज्ञों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इनमें से अधिकांश बेहद शक्तिशाली थे। यह स्वाभाविक था क्योंकि ऐसे उथले और खतरनाक क्षेत्र में बिना किसी शक्ति के प्रवेश करना केवल दूसरों का शिकार बनने जैसा था। जैसे जैसे द्वीप पर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे द्वीप पर हलचल भी बढ़ने लगी। लोगों की संख्या बढ़ने के साथ संघर्षों की संख्या भी बढ़ने लगी। और चूंकि यहाँ कोई भी संत नहीं था, अधिकांश लोग बिना कुछ कहे हमला करने से नहीं कतराते थे। नतीजतन इन 3 दिनों में अनगिनत संघर्ष हुए और कई लोग तो पुनर्जन्म गुफा तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। इसने एक बार फिर दैत्यों का सागर के सामान्य क्रूरता को उजागर किया। यदि किसी के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वह किसी अन्य के लिए शिकार बन सकता है जो किसी भी समय उसे अपनी नजरों से पकड़ लेता है। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद छोटू और नायरा को पूरी शांति नहीं मिल पाई। छोटू के हाथ में सिल्वर टावर की ने कई लोगों को लालच से भर दिया था। हालांकि इन लोगों का भाग्य पहले जैसा ही रहा। नायरा के द्वारा लाइफ डेथ कॉफिन कवर से चोटिल होकर वे उड़कर दूर जा गिरते थे। 3 दिन बाद छोटू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि नायरा को लिटिल डेमोनिस का उपनाम मिल चुका था। इस उपनाम को सुनकर वह गुस्से में नहीं आई, बल्कि बहुत खुश हो गई और अब वह और भी जोश के साथ लोगों को उड़ा देती थी। समुद्री दानव क्षेत्र का पारंपरिक क्रूरता अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। तीसरे दिन आखिरकार ध्रुव, जो एक पहाड़ी की चोटी पर एक पत्थर पर बैठा था, ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में अनेकों गुजरते हुए प्रकाश की रेखाएं दिखाई दी। इस क्षण में पूरे द्वीप पर बेहद भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ और दूर से एक शोर सुनाई दिया, स्वूश स्वूश स्वूश। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें।
आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। द्वीप इस समय किसी दानव के घोंसले जैसा लग रहा था। मानव आकृतियां आकाश और भूमि पर छाई हुई थीं, जो तेजी से बिजली समुद्री क्षेत्र के गहरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रही थीं। पुनर्जन्म गुफा की खजाना खोज यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी। हमें भी जाना चाहिए, छोटू ने मुस्कुराते हुए नायरा से कहा, जो उत्सुकता से उसके पास खड़ी थी। इन शब्दों को कहते हुए छोटू पहले उठ खड़ा हुआ और आकाश में एक हरे प्रकाश की धारा बनाते हुए द्वीप से बाहर की ओर बढ़ने लगा, और फिर वे बिजली समुद्री क्षेत्र की गहराइयों की ओर उड़ गए। जब वे द्वीप से बाहर निकले, कई नजरें उनके ऊपर गिरी। इन 3 दिनों में यह खबर फैल चुकी थी कि छोटू के पास सिल्वर टावर की है, और इसलिए कई लोग इसके बारे में जान चुके थे। तुम लोग क्या देख रहे हो? नायरा, जो छोटू के पास खड़ी थी, ने उन निगाहों को देखकर अपने छोटे से चेहरे पर शरारती इरादे के साथ चिल्लाया। नायरा के इस रूप को देखकर कई लोगों के चेहरे बदल गए। कल से उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ चुकी थी, और यहाँ तक कि चरम के परम जीव स्तर के विशेषज्ञ भी उसकी ताकत के सामने ठहाके मारते हुए गिर पड़े थे। अब द्वीप पर बहुत कम लोग थे जो इस प्यारी और असाधारण रूप से क्रूर लिटिल डेमोनिस को उत्तेजित करने की हिम्मत रखते थे। छोटू ने यह दृश्य देखकर चुपके से हंसी उड़ाई। अगले क्षण में उसके शरीर के चारों ओर हरे प्रकाश ने फिर से फैलते हुए उसकी गति बढ़ा दी, और वे काले समुद्र क्षेत्र में प्रवेश कर गए। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे काले समुद्र क्षेत्र में पहुंचे, आकाश में प्रचंड गर्जनाओं की आवाज सुनाई दी। ये बिजली की आवाज इतनी भयंकर थी कि छोटू का दिल भी हल्का सा कांप गया। हुक! छोटू ने गहरी सांस ली। उसने उस भीड़ की ओर देखा जो जैसे टिड्डियों के झुंड की तरह समुद्र क्षेत्र में घुस रही थी, और फिर उसकी नजरें बिजली समुद्री क्षेत्र की गहराई में लगीं। उसके मुंह के कोने पर एक उत्साही मुस्कान उभरी। थंडरबोल्ट, प्राचीन निशान, मैं आ रहा हूँ। गड़गड़ाहट। आकाश में अनंत बादलों से घिरी गहरी और क्रूर गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। यह गड़गड़ाहट जैसे स्वर्ग की क्रोधी आवाज हो, जो बेहद डरावनी और भयानक थी। इन बादलों से बीच बीच में बिजली के बोल्ट अत्यधिक उग्रता के साथ नीचे गिर रहे थे, जो समुद्र की सतह को बुरी तरह से उड़ा रहे थे। इन विस्फोटों के कारण विशाल लहरें उठ रही थीं, और चांदी जैसी बिजली समुद्र की सतह पर फैल रही थी, जिससे तीव्र चिंगारी की आवाजें लगातार गूंजती जा रही थीं। आकाश में फैले इन बादलों के नीचे दूर से मानव आकृतियां जैसे टिड्डियों के झुंड की तरह उड़ती आ रही थीं। वे बेहद सावधानी से आकाश से गिरती बिजली के बोल्ट से बचते हुए तेजी से समुद्र क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़ रहे थे। छोटू और नायरा भी उन मानव आकृतियों में शामिल थे जो आकाश को ढकती हुई दिखाई दे रही थीं। जैसे ही उनकी गति बढ़ी, छोटू ने आकाश में बने घने बादलों की ओर सिर उठाया। उस भयानक बिजली की शक्ति में कितना सामर्थ्य था। छोटू के अनुमान के अनुसार यदि कोई बिना सावधानी के उस बिजली के तूफान में घुसता तो एक महाप्राण स्टेज का विशेषज्ञ भी तुरंत राख में बदल सकता था। जो भूमि पुनर्जन्म स्टेज के विशेषज्ञ ने गुफा के रूप में चुनी थी, वह सचमुच रहस्यों से भरी हुई थी। बिग ब्रदर ध्रुव, सामने से जो ऊर्जा की लहरें आ रही हैं, वो ज्यादा ही उग्र होती जा रही हैं, नायरा ने कहा, उसकी बड़ी आंखें दूर समुद्र की सतह पर चमकती हुई चांदी की रोशनी को घूरते हुए। छोटू ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे जैसे वे बिजली समुद्री क्षेत्र की गहराई में बढ़ते गए, ऊर्जा की लहरें और भी उग्र होती जा रही थीं। इस स्थान पर हर कोने में खतरे का सामना किया जा सकता था। अगर एक पल के लिए भी चूक हो जाए तो व्यक्ति समुद्र की काले गहराई में समा सकता था। सावधान रहो। छोटू ने सिर उठाया। समुद्र की दूरदराज सतह पर अब चांदी की रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर से भी वह यह देख सकता था कि आकाश से गिरने वाली बिजली किए और भी ज्यादा बार बार गिरने लगी थी। नायरा ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। समुद्री दानव क्षेत्र की सदस्य होने के नाते वह इस प्रकार की उग्र ऊर्जा को महसूस करने में कहीं ज्यादा सक्षम थी। उसे अच्छे से समझ में आया कि ये बिजली के विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थीं। अगर किसी ने जरा सी भी चूक की और इन बिजलियों में से एक को झेल लिया तो उसका अंत बहुत ही दुखद होता। दोनों के दिलों में सतर्कता बढ़ी और उनकी गति भी बढ़ गई। लगभग 10 मिनट के बाद वे आखिरकार उस क्षेत्र में पहुंचे जहां बिजली के बोल्टों का आक्रमण और भी अधिक तीव्र हो रहा था। बम बम बम।
अंत में जब वे इस क्षेत्र में पहुंचे तो छोटू को यह महसूस हुआ कि बिजली समुद्री क्षेत्र में बिजली के बोल्टों का हमला कितना भयानक था। बिजली के बोल्ट लगातार आकाश से गिरते जा रहे थे और उनकी घनत्व इतनी अधिक थी कि इंसान का सिर चकरा जाए। जब तक वे बिजली के हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे, आसपास से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। जैसे ही बिजलियों से कोई व्यक्ति घायल हुआ, वे आसमान से काले समुद्र में गिरते हुए राख में बदलने से पहले ही उनके शरीर और हड्डियां गायब हो जाती। यहाँ तक कि उनकी यूएन स्पिरिट्स भी समय पर बच नहीं पाती और वे कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाते थे। कई लोग उन शवों को गिरते हुए देखकर हल्का सा कांप उठे। उन्होंने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी, क्योंकि कोई भी यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं चाहता था। हर कोई इस गुफा की खोज में आया था और कोई नहीं चाहता था कि वे इसके पहले ही समुद्र के तल में राख बन जाएं। मनुष्यों का झुंड जो आकाश में फैलकर समुद्र की ओर बढ़ रहा था, अब अपनी गति धीमी कर रहे थे और अपनी सर्वोत्तम रक्षा करने के लिए विभिन्न जीवन रक्षा खजाने निकालने लगे। सभी अपने सर्वोत्तम रक्षात्मक उपायों का प्रयोग कर रहे थे। छोटू और नायरा भी बिजलियों से बचने के लिए बेहद सावधानी से चल रहे थे। तभी छोटू की आंखें अचानक संकुचित हो गईं और कुछ ही समय बाद वह अचानक सिर उठाते हुए चौंक पड़े। ओ नहीं, यह तो बिजली की झरने जैसी चीज है। जब छोटू ने बादलों की ओर देखा तो उसके मुंह से आश्चर्यजनक आवाज निकली, बम। छोटू के शब्द खत्म होने से पहले ही आकाश में एक भयंकर गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब बादल की मुंह से रेशमी जैसी बिजली नदी के रूप में बहकर गिरने लगी थी। यह मानो आकाश में एक विशाल छेद खुल गया हो और बिजली एक प्रवाह की तरह आकाश से समुद्र की ओर गिरने लगी। बूम! यह बिजली की लिक्विड बौछार इतनी तेज थी कि उसने एक ही पल में 100 से अधिक विशेषज्ञों को ढक लिया। इससे पहले कि उनके दुखद चीखें भी सुनाई देती, उनके शरीर और हड्डियां गायब हो चुकी थीं और वे केवल राख की तरह समुद्र के काले पानी में समा गए। यह दृश्य देखकर भले ही सभी लोग सामान्य नहीं थे, फिर भी कई लोगों ने इस चौंकाने वाली घटना को देखकर हैरानी और भय से सांस ली। जल्दी दौड़ो, यहाँ भी बिजली की लिक्विड बौछार आ रही है। जैसे ही वे इस दृश्य से हैरान हुए, अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सभी लोग चौंक उठे और घबराहट में उन्होंने सिर उठाया। यकीनन उनके सिर के ऊपर की बादल भी घूमने लगे थे। जल्दी दौड़ो, छोटू ने प्रतिक्रिया करते हुए नायरा को पकड़ लिया और उसके बाद हरे ड्रैगन के पंख उसके पीछे से फैल गए। एक झटके में उनकी आकृतियां हरे प्रकाश की धारा बन गईं और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। बम! अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही छोटू की आकृति तेजी से आगे बढ़ी, बिजली की लिक्विड बौछार ने उस स्थान पर भारी वर्षा शुरू कर दी जहां वे पहले थे। तुरंत ही दर्जनों मानव आकृतियां बिजली की लिक्विड बौछार से विलीन हो गईं और उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। यहाँ भी आ गई, कसम से, ये तो बिजली की लिक्विड चेन बौछार है। जल्दी दौड़ो। इस बीच पास में ही घबराई हुई चीखें सुनाई दी। अगले ही पल भीड़ ने देखा कि आकाश के बादल एक एक कर घूमने लगे थे। चांदी जैसी बिजली की लिक्विड बौछार तबाही की ऊर्जा के साथ आकाश से गिरने लगी, जैसे जलप्रपात बहता हो। बिजली की लिक्विड बौछारें बेहद तेजी से गिर रही थीं और वह क्षेत्र बहुत विशाल था, जिसमें सैकड़ों और हजारों फीट की दूरी तक आक्रमण हो रहा था और लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। बिजली की बौछारों के गिरते ही समुद्र का यह क्षेत्र अराजक हो गया था और अनगिनत विशेषज्ञ अपने जीवन को बचाने के लिए चारों दिशाओं में भाग रहे थे। उनकी आंखें आकाश पर लगी हुई थीं, ताकि कोई और बिजली की लिक्विड बौछार उनके सिर पर न गिर जाए। दूर से आकाश में विशाल छेदों की तरह दिखाई दे रहा था, जहां से बिजली की लिक्विड बौछारें गिर रही थीं। यह दृश्य बहुत अद्भुत था, लेकिन केवल वही लोग महसूस कर सकते थे जो इस खतरनाक परिस्थिति में फंसे थे। छोटू ने नायरा को पकड़कर एक तेज रोशनी में बदल दिया और उसकी चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे बिजली की लिक्विड बौछारों में छिपी भयंकर ऊर्जा का एहसास हो रहा था। यदि वह सतर्क नहीं रहता और एक बौछार के संपर्क में आ जाता, तो भले ही उसकी शारीरिक शक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था।
और यहाँ घायल होने का मतलब था भविष्य में और भी समस्याओं का सामना करना। बिग ब्रदर ध्रुव देखो। 9 सीरी गेट के लोग, छोटू की पूरी ध्यान आकाश के बादलों पर था। तभी नायरा ने अचानक कहा। छोटू ने तुरंत अपनी नजरें उनकी ओर घुमाई। दूर एक स्थान पर बड़ी संख्या में आकृतियां आकाश में उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे बिजली की लिक्विड बौछारों से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। दरअसल एक लिक्विड बौछार ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन वे सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे बिना किसी नुकसान के। यह लोग जैसे मानो बिजली की लिक्विड बौछार से बचने के लिए किसी प्रकार का तरीका जानते थे। छोटू की आंखें संकुचित हो गईं और फिर उन्होंने देखा कि पंजार और उसके समूह के शरीर पर एक हल्की चांदी की रोशनी की परत थी। यह तो सिल्वर टावर की चाबी है। छोटू के मन में अचानक यह विचार आया और उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकी। उसकी मुट्ठी कसते ही सिल्वर टावर प्रकट हुआ। उसने अपनी युवन शक्ति को उसमें डाला और सिल्वर टावर ने हलचल शुरू की। कुछ ही समय बाद एक हल्की चांदी की रोशनी की परत उभरी और छोटू और नायरा को चारों ओर से ढक लिया। बांग! जैसे ही रोशनी की परत उठी, आकाश में एक नया भंवर प्रकट हुआ। अगले ही पल बिजली की लिक्विड बौछार तेजी से गिरने लगी और दोनों को घेर लिया। क्या? छोटू तो बिजली की लिक्विड बौछार से घिर गया। अच्छा, वो सिल्वर टावर की चाबी तो बिजली की लिक्विड बौछार से नष्ट नहीं हो सकती। चलो चाबी को ढूंढते हैं। पास ही कुछ लोग छोटू पर ध्यान लगाए हुए थे। जैसे ही उन्हें देखा कि छोटू बौछार में घिर गया, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे तेजी से उस चाबी को ढूंढने के लिए बढ़े। स्वोश! लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक हरी रोशनी की लकीर बिजली की लिक्विड बौछार से बाहर निकली। इस हरी रोशनी की लकीर में छोटू और नायरा की आकृतियां थीं और उनके शरीर पर कोई भी आंच नहीं आई थी। यह कैसे संभव है? यह दृश्य देखकर जो लोग चाबी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरों पर घबराहट आ गई और वे आश्चर्यचकित होकर चीख पड़े। जैसे ही हरी रोशनी की लकीर तेजी से उनके पास से गुजरी, छोटू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उन पर नजर डाली और कहा, सावधान रहो, ऊपर की तरफ देखो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजते हुए उनके कानों में पहुंची, छोटू की आकृति एक झपकी में हलचल में बदल गई। वो लोग सिर उठाकर घबराहट से देखा और तभी आकाश से बिजली की लिक्विड बौछार गिर पड़ी, जो पूरी तरह से उन्हें बहा ले गई। मुझे तो कभी सोचा नहीं था कि यह सिल्वर टावर की चाबी सचमुच अपने मालिक की रक्षा कर सकती है, जब वे बिजली समुद्री क्षेत्र में यात्रा कर रहे हों। छोटू ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन थोड़ा खुश और आश्चर्यचकित हुआ। अगर ऐसा है तो अब उसे ऊपर से गिरने वाली बिजली की बौछारों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कई लोगों की जाने जाएगी। छोटू ने चुपके से सोचा। ऐसा लगता है कि इस बिजली समुद्री क्षेत्र में आने वाले विशेषज्ञों में से आधे से ज्यादा इस बिजली की लिक्विड चेन बौछारों के भीतर फंस जाएंगे। यह बिजली समुद्री क्षेत्र वाकई में बेहद खतरनाक था। छोटू ने आंतरिक रूप से एक सिसकी ली, लेकिन उसने उन लोगों के लिए ज्यादा समय तक अफसोस करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक झटके से उसने अपनी पंख फैलाए और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। वह और नायरा बिजली की लिक्विड बौछारों से बचते हुए बिजली समुद्री क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। सड़क में बिजली समुद्री क्षेत्र ने अपनी भयंकर प्रतिष्ठा को फिर से प्रदर्शित किया। आकाश से बौछारें गिरती रही और भयंकर ऊर्जा ने कई विशेषज्ञों को इतना थका दिया कि उनका शरीर और मन टूटने लगे। शुक्र है कि छोटू सिल्वर टावर की चाबी की सुरक्षा का लाभ उठा रहा था, इसलिए बिना किसी रुकावट के यात्रा करता रहा। आधे दिन की यात्रा के बाद उसकी गति धीरे धीरे धीमी हुई। इस समय आकाश में सामने एक बदलाव हुआ था। पहले जो बादल गहरे काले थे, अब वे उजले और चमकदार चांदी के हो गए थे। बिजली की लकीरें एक के बाद एक आकाश से गिर रही थीं, जो समुद्र की गहराई में जाकर मिल रही थीं। सबसे केंद्रीय स्थान पर 1,00,000 फीट लंबी बिजली की लकीर खड़ी थी। छोटू की आकृति इसके सामने चींटी जैसी दिख रही थी। यह दृश्य बस अतुलनीय था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। एपिसोड 1825
वह बिजली की लकीर जैसे आकाश के बादलों के सबसे सुदूर हिस्से से गिरी हो और यह 100,000 फीट के क्षेत्र को कवर करती थी, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उसके सामने चींटियां हों। यह दृश्य एक देवता के हाथों की बनी कृति लग रही थी। छोटू थोड़ा चौंका हुआ था और अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य से देख रहा था। यह संभावना थी कि जिन सुपर विशेषज्ञों ने समसारा चरण में कदम रखा है, वे भी इस पैमाने का निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे। क्या यह उस पुनर्जन्म चरण के विशेषज्ञ का गुफा निवास है? नायरा अपनी बड़ी आंखों से उस गुफा निवास को देख रही थी, जो 100,000 फीट चौड़ी बिजली की लकीर में हल्के से दिखाई दे रहा था। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया और उत्तर दिया। फिर उसने सिर ऊपर उठाया। 9 सरीन गेट और रहस्यमयी आसमानी दल के अलावा समुद्र के ऊपर और भी कई लोग हवा में मंडरा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसके शरीर में हल्का सिहरन दौड़ गया। 9 सरीन गेट और रहस्यमयी आसमानी दल के लोगों को सिल्वर टावर की चाबी की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए उनके लिए यहाँ इतनी जल्दी पहुँचना आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन बाकी लोग, जो स्पष्ट रूप से इस सुरक्षा से रहित थे, फिर भी बहुत पीछे नहीं थे। उनकी ताकत वाकई कुछ हैरान करने वाली थी। यह लोग पहले द्वीप पर ज्यादा दिखावे में नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे असल में सच्चे कुलीन थे। जब छोटू उन विशेषज्ञों का आकलन कर रहा था, तभी पंजार, जो 9 सरीन गेट से था, ने सिर घुमाकर उसे एक हल्की मुस्कान दी। पंजार के रूप से ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3 दिन पहले छोटू के लिए जो जाल बिछाया था, उसे अब उसने भूल लिया हो। ऐसी दोस्ती के जवाब में छोटू ने बस एक निर्लिप्त दृष्टि से उसे देखा। पंजार की कपटपूर्ण योजना का सामना करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं मान सकता था कि वह मुस्कान से उनका पुराना दुश्मनी मिटा देगा। उसे पूरी तरह से पता था कि यदि पंजार को मौका मिला तो वह बिना किसी संकोच के उसे नष्ट कर देगा, और यह एक ऐसा प्रहार होगा जिसमें कोई रहम नहीं होगा। हाँ, भाई ध्रुव, तुम तो काफी जल्दी यहाँ पहुँच गए। हम तो यह सोच रहे थे कि अगर हम एक चाबी के बिना गुफा निवास को कैसे खोलेंगे। पंजार ने छोटू की ठंडी नजर को नजरअंदाज करते हुए हंसी के साथ कहा। छोटू ने उसे घूरते हुए सीधे पूछा, गुफा निवास को कैसे खोला जाए? यह सुनकर आसपास के विशेषज्ञों की नजरें तिनके की तरह छोटू और बाकी दोनों पर जा टिकी। हालांकि वे गुफा निवास तक पहुंच चुके थे। अगर छोटू और अन्य ने कोई कदम नहीं उठाया तो उन्हें बस यहीं खड़ा रहकर हाथ पर हाथ रखे इंतजार करना होगा। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, इस पर पंजार ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। छोटू ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ते हुए पास के रहस्यमयी आसमानी दल के समूह को देखा। तानिरिका, जो सफेद वस्त्र में थी, उसकी ओर से कोई गतिविधि नहीं थी। आकाश से चमकदार चांदी की रोशनी उसके शरीर पर गिर रही थी, जिससे उसके आसपास हल्की सफेद आभा बन गई थी। उसकी संतसमान उपस्थिति के कारण आसपास के लोग थोड़े चकित से हो गए थे। छोटू भी कुछ क्षणों के लिए चकित हो गया, लेकिन तुरंत ही वह होश में आ गया। उसकी नजर थोड़ी गंभीर हो गई। जब उसने फिर से तानिरिका को देखा तो उसकी आंखों में अतिरिक्त सतर्कता थी। यह महिला साधारण नहीं है। भाई ध्रुव, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी गुफा निवास खोलने का सबसे उपयुक्त समय नहीं है। कृपया थोड़ा और इंतजार करें। इस बीच तानिरिका ने सिर घुमाकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जबकि उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। छोटू ने सिर हिलाया। भले ही उसे यह पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वे क्या इंतजार कर रहे थे, उसने और अधिक सवाल नहीं किए। उसने नायरा को पकड़कर एक कदम पीछे हटा लिया और अपनी यौवन शक्ति को धीरे धीरे संचारित करना शुरू किया, ताकि किसी भी अचानक परिवर्तन का सामना कर सके। आसपास के विशेषज्ञों की आंखों में भ्रम था जब उन्होंने देखा कि तीनों से कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। हालांकि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। आखिरकार पंजार और बाकी को गुफा निवास में प्रवेश करने के लिए इसे पहले खोलना था। इसके बाद जब गुफा निवास खुल जाएगा तो वे भी अंदर प्रवेश करेंगे और एक हिस्सा पाने के लिए संघर्ष करेंगे। कुछ निगाहें समुद्र की सतह के ऊपर एक दूसरे से मिलीं और उस क्षण में समुद्र क्षेत्र में एक ठंडक और शांति फैल गई। दूर से सिर्फ बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। पिछले समय की तूफानी बौछारों के मुकाबले बिजली समुद्री क्षेत्र के गहरे हिस्से में शांति और शांति थी। स्वूश स्वूश स्वूश।
इसी प्रतीक्षा में विशेषज्ञ धीरे धीरे आना जारी रहे। इनमें से अधिकांश लोग बेहद थके-हारे लग रहे थे। सोचने पर ऐसा लगता है कि वे उन बिजली की बौछारों में काफी कष्ट उठाए होंगे। जैसे ही स्वूश की आवाजें गूंजती रही, छोटू ने उन आकृतियों को देखा जो यहाँ दौड़ रही थीं। वह बिना सहन कर पाए एक आह भरते हुए सोचने लगा। ऐसा लगता है कि इस पुनर्जन्म गुफा के प्रति काफी लोगों का आकर्षण था। बिजली की बौछारों की परीक्षा के बावजूद जो लोग यहाँ पहुँचे थे, उनकी संख्या फिर भी काफी बड़ी थी। जैसे ही वे यहाँ पहुँचे, विशेषज्ञों ने उस 100 मीटर चौड़ी बिजली की लकीर में छिपे गुफा निवास को देखा और उनकी आंखों में लालच की गहरी लहर दौड़ गई। एक पुनर्जन्म स्टेज विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा निवास कोई साधारण गुफा नहीं हो सकती थी। अगर वे अंदर कुछ पा सके तो किसी भी खतरे का सामना करना इसके लायक होगा। जैसे जैसे विशेषज्ञों की संख्या बढ़ी, शोर फैलने लगा और आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता था कि अधिकांश लोग छोटू और अन्य से गुफा निवास खोलने के लिए उकसा रहे थे। हालांकि इन उकसाने वाली आवाजों को नजरअंदाज करते हुए छोटू ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की, जैसे वह विश्राम करने के लिए बैठा हो। यह विश्राम लगभग आधे घंटे तक चला और इस दौरान जो विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुकी थी और इनमें से अधिकांश ने कम से कम परमजीव रैंक तक की उपलब्धि हासिल की थी। जाहिर है, यह तो बिजली की बौछारों से गुजरने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। जैसे जैसे शोर बढ़ता गया, कुछ देर बाद पंजार ने आखिरकार धीरे से सिर उठाया। उसने जो विशेषज्ञों की संख्या देखी, उसके बाद एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई और उसमें एक अजीब सा चमक था। लगता है अब यह पर्याप्त हो गया। धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए अनगिनत सावधान नजरों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तानिरिका और छोटू की ओर अपनी नजरें घुमाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई छोटू और मिस लियो, अब समय आ गया है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी सिल्वर टावर की प्रस्तुत करनी है। यह कहते हुए तानिरिका ने अपनी छोटी सी सिर को हिलाया। अपनी रत्न जैसी हाथ को उठाते हुए उसने एक सिल्वर छोटी सी पैगोडा को तुरंत प्रकट किया। यह देखकर छोटू ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपनी सिल्वर छोटी सी पैगोडा भी निकाली। जैसे ही तीनों सिल्वर टावर्स प्रकट हुए, छोटू ने महसूस किया कि अंधेरे से कई जलती हुई और लालच भरी नजरें उन पर पड़ने लगीं। हालांकि सभी को यह पता था कि जब गुफा निवास खुल जाएगा तो वे अंदर जा सकेंगे, लेकिन जो लोग चाबियों के मालिक थे, वे निश्चित रूप से गुफा में अधिक लाभ या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। यह शुरुआती लाभ आगामी खजाने की खोज में महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस समय छोटू ने उन नजरों को नजरअंदाज किया, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी सिल्वर टावर निकाली, वह तुरंत कांपने लगी और इसके बाद गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। स्वूश! अचानक उसकी सिल्वर टावर से एक तेज और शानदार चांदी की रोशनी का एक किरण अचानक निकली, जबकि पंजार और तानिरिका की हाथों से भी ऐसी ही रोशनी की किरणें निकलीं। तीनों किरणें आकाश में एक साथ मिलकर, एक साथ उड़कर, अंत में एक जोर की आवाज के साथ उस 1000 मीटर चौड़ी बिजली की लकीर में समा गईं। हम्म। जैसे ही चांदी की रोशनी 1000 मीटर चौड़ी बिजली की लकीर में घुसी, वह पहले शांत दिखाई दे रही लकीर पर लहराती हुई तरंगे प्रकट होने लगीं। गहरी और गूंजती हुई गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं, जबकि विनाशकारी तरंगे एक के बाद एक बाहर फैलने लगीं। इन सभी बदलावों के कारण कई लोगों के चेहरों पर तनाव दिखाई दिया और वे सावधानी से पीछे हटने लगे। गड़गड़ाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं और अचानक एक रोशनी उस बिजली की लकीर पर प्रकट हुई। एक अविश्वसनीय गति से वह फैलने लगी और अंत में एक चमकदार रास्ता बन गया जो बिजली की लकीरों से भरपूर था। उस चमकदार रास्ते के अंत में ठीक वही था, पुनर्जन्म गुफा, जो बिजली की लकीर की गहराई में स्थित था। चर्र! जैसे ही उस चमकदार रास्ते का विस्तार गुफा निवास के सामने हुआ, भारी पत्थर के दरवाजे जो लगभग 1000 मीटर बड़े थे, धीरे धीरे खुलने लगे, जो बिजली की रोशनी से प्रकाशित हो रहे थे। असंख्य लाल होती आंखों और गहरी सांसों के साथ सभी लोग उस खुलते दरवाजे पर नजरें गड़ाए हुए थे।
इस क्षण में प्राचीन और वीरान लहरें जैसे बाढ़ की तरह अंदर से बाहर आने लगीं। पुनर्जन्म गुफा आखिरकार खुल गया। बांग। गुफा निवास का खुलना जैसे कि डायनामाइट के विस्फोट के समान था, क्योंकि अनगिनत विशेषज्ञों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। स्वूश की आवाजें जो आकाश को ढकने वाली थीं, जैसे एक साथ गूंज उठीं और अनगिनत आकृतियां जैसे टिड्डियों के झुंड की तरह दौड़ी। आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए वे बिजली की चमकदार लकीर वाले रास्ते की ओर दौड़े और खुलते हुए दरवाजे की ओर भागे। छोटू ने एक मुट्ठी में अपनी सिल्वर टावर को पुतली में रख लिया। हल्के से उसकी आंखें लाल होने लगीं, क्योंकि वह गुफा निवास के खुलते दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। अपनी नजरें पलटते हुए उसने दूर से पंजार को देखा। अभी वह भीड़ को दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देख रहा था और उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हमें अंदर जाने के बाद अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ते हुए छोटू ने नायरा से कुछ शब्द धीरे से कहा। हालांकि उसने केवल तभी कदम उठाया जब उसने देखा कि पंजार और उसके समूह ने अपनी चाल शुरू की। छोटू और नायरा जब उस चमकदार रास्ते की ओर दौड़े तो उनकी जलती हुई नजरें खुलते दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उससे आ रही प्राचीन लहरें जैसे जीवन के लिए खतरे की आवाज हो रही थीं। चलो चलते हैं। अपनी जीभ पर उंगली फिराते हुए छोटू ने अपनी कलाई में मुट्ठी कसते हुए ज्वाला कड़ाही को बुलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर चमकते हुए और वह और नायरा एक साथ दरवाजे से भीतर दौड़े। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दौड़ा, एक चमकदार और शानदार चांदी की रोशनी ने तुरंत छोटू की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वह अपने आसपास के स्थानिक उतार चढ़ावों को महसूस कर सकता था। अगले क्षण में उसने अपने शरीर के अंदर विनाशक प्राचीन निशान से एक भयंकर कंपन महसूस किया। यह खतरे का संकेत था। छोटू की आंखें जो हल्के से बंद थीं, अचानक पूरी तरह से खुल गईं और उसके सामने का दृश्य तेजी से उज्ज्वल हो गया। अगले क्षण में उसने देखा कि अनगिनत आकृतियां जो बिजली की लकीरों से बनी हुई थीं, दूर खड़ी हुई थीं जैसे मूर्तियां। उनके हाथों में एक बिजली की तीर की धनुष था और हर एक में एक बिजली की तीर चढ़ी हुई थी। बांग। छोटू की आंखें तुरंत सिकुड़ी जैसे ही उन चमकती आकृतियों ने अपनी उंगलियां छोड़ी। अगले ही पल में उसने देखा कि जैसे ही स्पेस विकृत हुआ, अनगिनत बिजली के तीर जो विनाशकारी तरंगों के साथ मिले हुए थे, तूफान की तरह एक साथ गिरे। बांग। बिजली के तीर हर दिशा से उड़ते हुए आ रहे थे और यह ऐसे था जैसे आकाश से बिजली के हमले हो रहे हों। पूरी जगह खुद थोड़ी सी विकृत हो गई थी, जैसे हवा फट रही हो। यह अचानक हुआ हमला स्पष्ट रूप से उन सभी को चौंका चुका था जो अभी गुफा में घुसे थे। ऐसा लगता है कि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि फर्श पर खजाने के बजाय उन्हें एक शक्तिशाली बिजली की सेना अपने दुश्मन के रूप में मिल जाएगी। सावधान रहो। हालांकि यह हमला अचानक था, लेकिन जो लोग गुफा में प्रवेश कर चुके थे वे सभी काफी कुशल थे। कुछ तीव्र कानों को चीरती हुई आवाजें जल्दी से निकली। अगले पल अनगिनत निर्वाण शक्ति ज्वालामुखियों की तरह फट पड़े। स्वूश स्वूश। बिजली के तीर तूफान की तरह बरस रहे थे। जो 100 से अधिक विशेषज्ञ आगे थे और जिन्हें शक्तिशाली निर्वाण शक्ति द्वारा ढका गया था, उन पर वे तीर लगभग तुरंत ही लग गए। बिजली के तीर उनके शरीर को पागलों की तरह छेदते हुए उनके शरीर से खून के धुएं में फटकर बिखर गए। वास्तव में जैसे ही उनका युवन स्पिरिट उनके शरीर से बाहर निकला, वह तुरंत उस चमकती हुई बिजली की लकीर द्वारा शिकार बना और अंत में कुछ भी नहीं बचा। इस क्षण में एक तीव्र और दुखी चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। छोटू की आंखों में कुछ आश्चर्य था जब उसने यह दृश्य देखा। तुरंत ही उसे एक स्पष्ट समझ आई। कोई आश्चर्य नहीं कि पंजार ने इतने सारे विशेषज्ञों को एक साथ प्रवेश करने का इंतजार किया। वह शायद पहले से जानता था कि उनकी वर्तमान शक्ति के साथ यह संभव नहीं था कि वे गुफा में घुसकर विभिन्न रुकावटों को पार कर सकें, भले ही वे गुफा में प्रवेश कर लें। यह विशेषज्ञों का समूह वही था जिसे उन्होंने तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। छोटू की आंखें दूर स्थित बिजली की सेना पर टिकी हुई थीं। वे लोग बिजली की रोशनी से ढके हुए थे और छोटू को उनसे कोई जीवन शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि वह अंदर से उग्र और हिंसक बिजली की शक्ति महसूस कर सकता था। वे असली लोग नहीं थे, बल्कि वे बिजली की शक्ति से बने अजीब जीव थे। फिर भी जब वे इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे,
तो उन्हें वास्तव में बिजली की सेना के रूप में वर्णित किया जा सकता था। चलो छुपते हैं। छोटू ने नायरा को पकड़ा और उसकी ज्वाला भट्ठी को बाहर बुलाया। फिर दोनों उसमें छुप गए। ज्वाला भट्ठी भी तेजी से सिकुड़ने लगी। इसके बाद वह एक हथेली के आकार की हो गई। उसमें से उज्ज्वल रोशनी निकलने लगी और एक रक्षात्मक बाधा बना दी। बांग बांग बांग। जैसे ही छोटू और नायरा ज्वाला भट्ठी में घुसे, बिजली के तीर उनकी दिशा में बरसने लगे। जो 10 व्यक्ति हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे पल भर में खून के धुएं में बदल गए। उनके बचाव पूरी तरह से नाकाम हो गए जब उन्हें इस डरावने संख्या के बिजली के तीरों का सामना करना पड़ा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। यहाँ तक कि छोटी सी ज्वाला भट्ठी भी उस घने हमले से नहीं बच सकी। बिजली के तीर निर्दयता से ज्वाला भट्ठी से टकराए, जिससे एक साफ धातु की आवाज गूंज उठी। बहुत सी तरंगें अपने आप ज्वाला भट्ठी के ऊपर से फैल गईं, जिससे वह जोर से कंपन करने लगी। इससे ध्रुव, जो ज्वाला भट्ठी में छुपा हुआ था, थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा। सौभाग्य से उसने घमंड नहीं किया और सीधे इस हमले का जवाब नहीं दिया, अन्यथा अब वह काफी बुरी स्थिति में होता। दुनिया के बाहर दुखी चीखें लगातार गूंज रही थीं। बस एक दौर के बिजली के तीरों की बारिश से हवा खुद खून के धुएं से भर गई थी। उन विशेषज्ञों में से आधे जो पहले घुसे थे, इस भयानक हमले द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। खून का धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। जो शेष विशेषज्ञ बच गए थे, उनके चेहरे पर चौंकने वाली अभिव्यक्तियां थीं। यह गुफा आखिरकार एक नृशंस नरसंहार स्थल क्यों बन गई थी? चर्र। दूर स्थित बिजली की सेना ने फिर से अपने धनुष तान लिए, जबकि सभी लोग स्तब्ध थे। बिजली के तारों के बीच कड़कड़ाहट हो रही थी। स्पष्ट रूप से एक और डरावना हमला तैयार हो रहा था। आगे बढ़ो, उन्हें अपना हमला छोड़ने मत दो, नहीं तो हम सभी यहाँ मर जाएंगे। एक क्रोधित चीख अचानक गूंज उठी जब बिजली कड़क रही थी। जो लोग यहाँ तक पहुँचे थे, वे सामान्य लोग नहीं थे। पहले वे इस अचानक हमले से चौंक गए थे। जैसे ही उन्होंने होश संभाला, हर किसी के दिल में गुस्सा था। इस डरावने हमले का अनुभव करने के बाद यह संभावना थी कि अगला दौर और भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। आगे बढ़ो। धमाका। इस क्षण में महाकाव्य निर्वाण शक्ति अचानक फट पड़ा। तुरंत ही अनगिनत आकृतियां आगे बढ़ने लगीं। शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया गया और फिर वे दूर स्थित बिजली के गठन को जैसे धारदार ब्लेड की तरह फाड़ते हुए निकल गए। जंगली बिजली के धमाके इस क्षेत्र में गूंज रहे थे, जो एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा प्रतीत हो रहा था। बिजली की सेना भी अब उन विशेषज्ञों के बड़े समूह के साथ टकराने लगी थी जो गुफा में घुसे थे। चलो। छोटू और नायरा जल्दी से ज्वाला भट्ठी से बाहर निकले। उनके शरीर हरकत में आए और उन्होंने उस बिजली की सेना में प्रवेश किया जिसे अब फाड़ दिया गया था। अगर कोई गुफा के गहरे हिस्सों में जाना चाहता था, तो उसे इस बिजली के युद्ध क्षेत्र को पार करना जरूरी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मैजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। छोटू और नायरा के चारों ओर चांदी की रोशनी चमकने लगी जैसे ही वे बिजली की सेना में प्रवेश करते हैं। तुरंत कुछ बिजली की आकृतियां उन दोनों की तरफ दौड़ी। उनके हाथों में बिजली की भाले थीं, जबकि उनके शरीर बिजली की आभा से ढके हुए थे। उनका रूप स्पष्ट रूप से पहचानना असंभव था, लेकिन उनके शरीर से लगातार उग्र और हिंसक कंपन निकल रहे थे। बांग। छोटू के शरीर के चारों ओर हरी रोशनी उठी। एक घूंसा मारा और उसने सीधे कुछ बिजली की आकृतियों को उड़ा दिया। जब ये आकृतियां फटीं, तो वे कई बिजली की आभाओं में बदल गईं और बिखर गईं। हालांकि छोटू चौंका जब उसने देखा कि ये बिजली की आभाएं पूरी तरह से गायब नहीं हुईं। इसके बजाय वे अन्य बिजली की आकृतियों में प्रवेश कर गईं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुईं, छोटू को यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उन बिजली की आकृतियों की ताकत बढ़ गई थी। क्या अजीब वस्तु है। छोटू का दिल हल्का सा ठंडा हो गया जब उसने यह दृश्य देखा। तभी उसे समझ में आया कि इस बिजली की सेना से निपटना कितना कठिन है। अगर वे इसी तरह से लड़ते रहे तो उन्हें सभी को खत्म करना बेहद कठिन होगा।
इसके अलावा जितने अधिक वे मारेंगे उतने ही बची हुई बिजली की आकृतियां और शक्तिशाली हो जाएंगी। अगर यह इसी तरह से खींचता रहा तो वे जल्दी ही इस बिजली के युद्ध क्षेत्र में थककर मर जाएंगे। चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। छोटू ने अपना सिर घुमाकर नायरा से धीरे से कहा। तुरंत ही हरी रोशनी उसके शरीर से उभरी और 4 हरी ड्रैगन प्रतीक उसके शरीर पर दिखाई दिए। इसके बाद उसने उन बिजली की आकृतियों से लड़ना छोड़ दिया और उन्हें पार करने के लिए सबसे क्रूर तरीके से बढ़ना शुरू किया। यहाँ उपस्थित अधिकांश विशेषज्ञों की दृष्टि तेज थी, इसलिए जैसे ही छोटू ने ऐसा किया उन्होंने भी इन बिजली की आकृतियों की अजीबता को महसूस किया। तुरंत ही अनगिनत तेजी से आने वाली हवा की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि वे भी छोटू की तरह उस गठन को पार करने के लिए बढ़े। बिजली की सेना ने भी इतने सारे विशेषज्ञों के हमले को महसूस किया, इसलिए उनके अगले हमले और भी ज्यादा क्रूर हो गए। कभी कभी कुछ दुखी चीखें सुनाई देती। छोटू और नायरा के संयुक्त प्रयास से वे दोनों बिजली की सेना के बीच 2 तेज रोशनी की किरणों की तरह होकर तेजी से गुजरने लगे। जिन क्षेत्रों से वे गुजर रहे थे ऐसा लगता था जैसे एक अपरिहार्य शक्ति ने उसे साफ कर दिया हो। आगे एक स्थानिक कंपन है, हम पार करने वाले हैं। छोटू का दिल हल्का सा धड़कने लगा जब उसने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि दूर में बिजली की सेना का अंत दिखाई दे रहा था। वहां एक चांदी की रंग की रोशनी वाली वृत्ताकार रचना धीरे धीरे घूम रही थी। वह जगह ही गुफा का असली प्रवेश द्वार था। भैया ध्रुव, सावधान रहो। इसके पास ही नायरा ने अचानक एक नाजुक आवाज में चिल्लाया जब छोटू चांदी की रोशनी वाले वृत्त पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक बिजली के कवच पहने हुए 10 तेज आकृतियां उस बिजली की सेना से बाहर निकलकर दौड़ी। उनके हाथों में बिजली की भाले थीं और उनकी आक्रामक शक्तियां एक भयंकर कंपन के साथ छोटू के शरीर के घातक स्थानों को घेरने और हमला करने के लिए आईं। इन बिजली के कवच पहने आकृतियों की ताकत उन आकृतियों से कहीं ज्यादा थी जो पहले थीं। बांग। हालांकि जैसे ही उनके बिजली के भाले छोटू पर प्रहार करने वाले थे, काले ताबूत का ढक्कन ऊपर की ओर फटकर आया। काले प्रकाश की तरंगें फैल गईं और आखिरकार उन 10 बिजली के भालों से टकरा गईं। एक धातु की आवाज सुनाई दी, फिर एक जंगली और हिंसक शक्ति फैल गई। उन 10 आकृतियों को नायरा ने 10 मीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि वह खुद भी एक कदम पीछे धकेल दी गई। ताबूत के ढक्कन पर कुछ बिजली की चमक दिखी। चलो, उनके साथ उलझो मत। छोटू की आंखें तनी हुई थीं जब उसने यह देखा। इन बिजली के कवच पहने आकृतियों की ताकत एक चरम के परम जीव रैंक के विशेषज्ञ के समान थी। इसके अलावा उनमें से कोई भी मरने से डरता नहीं था। वास्तव में अगर इनमें से कोई मरता तो बाकी की बिजली की आकृतियां और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती। छोटू ने नायरा को पकड़ लिया और उसकी आवाज सुनते हुए उसे ताबूत के ढक्कन से बाहर निकाला। उनका शरीर तेजी से उस स्थानिक अंतराल की ओर बढ़ा जो उनके सामने खुल चुका था। उनका शरीर जैसे आकाश में उड़ते हुए चांदी की रोशनी वाले वृत्त की ओर बढ़ने लगा। भैया, छोटू थोड़ा तेज है। हालांकि मुझे पहले इस जगह में प्रवेश करना चाहिए और जांचना चाहिए। छोटू जब चांदी की रोशनी वाले वृत्त में प्रवेश करने वाला था तभी उसके पास से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। तुरंत ही एक तेजी से आती हवा की आवाज सुनाई दी और फिर कई तेज हवा के झोंके छोटू की पीठ की ओर बेदर्दी से बढ़े। पंजार। छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक फटी जैसे ही उसने यह हंसी सुनी। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया। 8 हरी ड्रैगन लाइट प्रतीक तुरंत प्रकट हुए। इसके बाद उसने मुड़ा और एक घूंसा फेंका। बूम। हवा जैसे घूंसे के दबाव के तहत फट गई। छोटू की मुट्ठी से अचानक एक हरी ड्रैगन शक्ति फटी और फिर वह हवा के झोंकों से टकराई। बांग। वह गहरी और निम्न विस्फोट की आवाज मध्य हवा में गूंज उठी। वह जंगली और हिंसक कंपन फिर से उन बिजली के कवच पहने आकृतियों को पीछे धकेलने में सफल हुआ। छोटू ने भी इस धक्के का उपयोग करते हुए नायरा के साथ पीछे की ओर खिसकते हुए चांदी के प्रकाश वृत्त में कूदने के लिए इसका उपयोग किया। हाँ, माफ करना, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, माफ करना, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। छोटू ने जैसे ही चांदी के प्रकाश वृत्त पर लैंड किया, उसने पीछे की तरफ आ रहे बड़े समूह से जोरदार हंसी में कहा।
इसके बाद उसका शरीर प्रकाश वृत्त में प्रवेश कर गया और एक झटके में पंजार के सामने से गायब हो गया। उनके बाद पंजार की आंखों में एक तेज चमक आई। जैसे ही उसने देखा कि छोटू ने उनके गंतव्य पर पहुंचने में उसे पछाड़ दिया। एक ठंडी सी हंसी के बाद उसने अपने बड़े समूह के साथ प्रकाश वृत्त में प्रवेश करने के लिए तेजी से दौड़ने का आदेश दिया। पीछे से कुछ विशेषज्ञ भी बिजली के युद्ध क्षेत्र को पार कर रहे थे और प्रकाश वृत्त की ओर दौड़े जा रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मजेस्टिक मर्मर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है।